वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का मैं आपका एक सिंगल वीडियो लेकर आई हूँ, वन शॉट वीडियो कह सकते हैं, जिसमें होपफुली कह सकते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इन्हीं में से आपको आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और लाइक करिएगा वीडियो को ज़रूर। और वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इसका अगर इन फ्यूचर वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं सेकंड पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगी, बट कोशिश करूँगी कि इसमें ही मैं आपका पूरा क्लैरिटी कर दूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही टॉपिक से आपके 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक टॉपिक जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लैंग्वेज का है, तो लैंग्वेज से ही जो मैं आपको मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, फंक्शन, लाइक जितने भी पॉइंट इससे बन सकते हैं तो वो सारे आपका एक ही टॉपिक इसी में क्लियर करूँगी, पूरा कोशिश करूँगी। फिर भी आप में से कोई भी नोट्स में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे दिया गया नंबर जो कि स्क्रीन पर है, आप वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं, बाकी की डिटेल आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आज का हम सब स्टार्ट करते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पहला टॉपिक जो होता है आपका लैंग्वेज, यानी कि भाषा क्या होती है। हम लोगों ने बचपन से ही इस भाषा की परिभाषा पढ़ते ही आए हैं और लैंग्वेज की डेफिनेशन हम लोग जानते ही हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मन में कोई भी थॉट्स होते हैं या फिर उसके मन में अलग अलग तरीके के विचार्स आते हैं तो वो कैसे करता है, वो उसको लिख कर, बोल कर दूसरे व्यक्ति को बताता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज भी अलग अलग प्रकार की होती है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके की आपकी लैंग्वेज यहाँ पर होगी। लैंग्वेज अलग अलग तरीके की होती है और जो लैंग्वेज होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि वो इंसान को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने में का काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक लैंग्वेज जो है, अगर हमारे में आप एग्जांपल ही ले लीजिए कि अगर क्लास में टीचर अपनी बात बच्चे को बोलकर समझाता है तो बच्चे भी तो सुनकर टीचर की बात को समझते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या करते हैं, लैंग्वेज दो लोगों के आपस में जोड़ने का काम करती है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से बोलकर अपने मन में जो भी उसके थॉट्स हैं, अब उसके अलग अलग तरीके के यहाँ पे व्यूज़ आते हैं, वो क्या करेगा, उसको वहाँ पे बोलेगा, तब तो बोलकर प्रकट करेगा कि हाँ मुझे ये कोई चीज़ चाहिए। तब जाकर घर वाले या फिर जो भी हैं, छोटे भाई बहन जो भी सुनते हैं तो उनकी बात सुनकर उनकी बात को समझते हैं। तो ये क्या होगा, लैंग्वेज का ही यूज़ किया जा रहा है। जब तक हम कोई भी अपने बातों को किसी बोल कर, लिख कर नहीं किसी के सामने बता सकते, तब तक हमें या सामने वाले को कोई सपना नहीं आएगा कि हाँ इसके मन में क्या चल रहा है। तो ये एक विचार को अपने प्रेजेंट करने का एक तरीका है लैंग्वेज, जिसके बगैर हम अपनी बातों को दूसरों को नहीं समझा सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर द्वारा समझाई गई बात को लिख कर दिखाते हैं। ठीक है, कि हाँ उसने ये चीज़ समझ ली है तो वो दिखा है, और इसी तरीके से टीचर क्या करते हैं, उसे पढ़कर इवैल्यूएट करते हैं। वही होती है ओवरऑल लैंग्वेज। जैसे इंट्रोडक्शन आप लोग देखेंगे, पीपल हैव डेवलप्ड देयर ओन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडिया, ठीक है, और थॉट्स दो बार हो गए, और एक्सेट्रा थ्रू लैंग्वेज दैट इज़ फॉर देयर ओन नीड। जैसे कि आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, अपने खुद की लैंग्वेज को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाषा क्या होती है, सबकी अलग अलग तरीके की लैंग्वेज होगी और अपने लैंग्वेज के द्वारा ही वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। किसके द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा। फॉर देयर ओन नीड्स, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग हर एक इंसान अपनी भाषा का यहाँ पे प्रयोग करता है और अब उन्हीं को जो जो उनके आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, जैसे जैसे उनकी नीड्स होगी वो लैंग्वेज के थ्रू क्या करेंगे, अपने ओन लैंग्वेज को यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। दिस लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द टूल, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये एक टूल है टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। सबसे टूल, सबसे एक ऐसा यहाँ पर यंत्र बोला गया है जो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने में इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, विदाउट लैंग्वेज अगर हम बोलें कि बिना भाषा के पीपल कैन नॉट कम्युनिकेट वेल विद ईच अदर, क्योंकि बिना भाषा के कोई भी इंसान आपस में एक दूसरे से अच्छे से बातचीत नहीं कर सकता, उनका कम्युनिकेट यहाँ पे अच्छे से नहीं होगा। तो विदाउट लैंग्वेज आप ओवरऑल कह सकते हैं कि जैसे हम पहले भी पढ़ते आए हैं, वो हमने सुना भी है कि पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं है, ऐसे लैंग्वेज के बगैर भी लाइफ नहीं होती है किसी भी ह्यूमन लाइफ की। ठीक, तो आप यहाँ पे एक मीनिंग देखेंगे, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। आप इसकी नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं पेन चेंज करके यहाँ पे लिख सकती हूँ। आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा एंड देन यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मीनिंग ऑफ लैंग्वेज क्या है। तो मीनिंग ऑफ लैंग्वेज में आपको यहाँ पे लिखना है, द वर्ड लैंग्वेज हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो लैंग्वेज है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, लिंगवा, जिसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, टंग। ठीक, टंग क्या होता है, जीभ, जिसका प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे अपने लैंग्वेज को बोलते हैं।
ये तो आपकी मीनिंग मैंने आपको बता दी। अब आ जाते हैं डेफिनेशन, आप लोगों को एग्जाम में लिखनी है कि क्या होती है यहाँ पे डेफिनेशन। तो ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दे रखी है, उनके में देखते हैं। जैसे पहले आपके आते हैं R.H. रॉबिन। R.H. रॉबिन ने लैंग्वेज के बारे में क्या बोला है कि लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ सिंबल प्रिंसिपली ट्रांसमिटेड बाय वोकल कॉर्ड। यानी कि इसमें यहाँ पे साफ साफ बोला है रॉबिन्स ने कि वो कहते हैं कि जो भाषा होती है वो मुख्य रूप से आपके वोकल कॉर्ड, ठीक है, वोकल कॉर्ड के द्वारा सिस्टम ऑफ सिंबल, यहाँ पे सिंबल की बात करता है कि वोकल कॉर्ड के द्वारा हम अपने सिंबल के द्वारा उसके माध्यम से हम ह्यूमन की कम्युनिकेशन यानी कि मानव के जो आपस में आप बातचीत हो रही है उसका एक रूप माना जाता है, एक फॉर्म है वो, ठीक है। किसके, जब भी हम अपने, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को यहाँ पे बोलते हैं तो R.H. रॉबिन कहते हैं कि हम उसका यूज़ किससे ट्रांसफर करके वोकल कोड के द्वारा यहाँ पे उसको ट्रांसमिट करते हैं और अपने सिंबल्स को यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरीके से लैंग्वेज, यहाँ पे एक सिंपल सी एलन ने 2 डेफिनेशन दी है कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड और साइन दैट पीपल यूज टू एक्सप्रेस थॉट एंड फीलिंग्स टू ईच अदर। सिंपल सी बात कि भाषा क्या है, एक तरीके का वो सिस्टम है जो कि कोई भी जो इंसान होता है कोई भी अपने वर्ड्स के द्वारा, कोई साइन के द्वारा उसका यूज़ करता है क्या, अपने थॉट्स को और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक दूसरे से, तो वो कोई भी वर्ड या साइन का यूज़ करता है। ऐसे दूसरी है लैंग्वेज आर अ मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट। एलन कहता है कि जो भाषा जो होती है वो एक साधन है, जो एक तरीके का आप वो साधन कह सकते हैं जो हम अपने विचारों को पहुंचाने के लिए करते हैं, ठीक है, मीन ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट। इसी तरीके के यहाँ पे टाइप्स भी आते हैं, 3 तरीके के आप लोगों ने टाइप्स भी पढ़े हैं। तो 3 तरीके के यहाँ पे टाइप्स भी हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है दोस्तों कि 3 तरीके की हम अपने लैंग्वेज को, हम अपनी भाषा को, या आप लोग अपने पॉइंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं कि 3 तरीके की यहाँ पे लैंग्वेज होती है। पहली जो लैंग्वेज होती है वो होती है आपकी ओरल, जिसके द्वारा इंसान अपने बात को दूसरे तक बता पाता है, अपने एक्सप्रेस कर पाता है अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग, अपने आइडियाज़ को, राइट। और दूसरी होती है रिटन, लिखकर हम अपनी भाषा को बता सकते हैं। और तीसरा होता है साइन। ओरली का मतलब क्या है कि इसमें हम अपने वोकल कॉर्ड का, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ऊपर वोकल कॉर्ड यहाँ पे बोला गया था, तो ओरल में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग अपने वोकल कॉर्ड का यूज़ करते हैं। इसमें हम अपने टंग का यूज़ करके वर्ड को हम बनाते हैं, फिर हम उसके बाद धीरे धीरे वर्ड के बाद सेंटेंसेस बनाते हैं, देन अपने थॉट्स को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो ओरल के द्वारा होता है, ठीक है, ओरल लैंग्वेज। दूसरा रिटन है, तो इसमें तो हम लोग जो हमारी राइटिंग स्किल है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर हम इसमें कर सकते हैं। और साइन लैंग्वेज में जब हम किसी को साइन मतलब इशारा करके अपने बातों को बोलते हैं, जैसे कि आप लोग एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो साइन लैंग्वेज से हम कैसे बोलते हैं, कोई हमें बोलेगा स्कूल में कि शांत बैठ जाओ, तो अगर यहाँ पे टीचर बोलती है फिंगर ऑन योर लिप्स, वो इशारा भी कर देंगी, साइन है तो वो एक तरीके से पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या बताया, अपनी बात को साइन के द्वारा एक्सप्रेस करके बताया कि आपको बात नहीं करनी है, मुंह पे उंगली रख के बैठ जाना है। तो कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो कि 3 तरीके की आपको लिखनी है, आप चाहे तो ऐसे एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, पेपर में चाहे आपके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज आ जाए, ठीक है, नेचर पूछ ले, प्रिंसिपल पूछे या लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स पूछ ले, इनमें से कुछ भी पूछेगा तो आप लोगों को क्या करना है, जो मैं नेक्स्ट इसका यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाली हूँ सबका आंसर सेम ही आएगा। तो याद रखिएगा इन चारों पॉइंट का कुछ भी पूछे तो आपको भाषा का सेम आंसर लिखना है। तो करेक्टरिस्टिक्स पूछे, प्रिंसिपल्स पूछे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, या फिर हो तो मैंने यहाँ पे 2 ही हेडिंग डाली है, बाकी चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो पहला यहाँ पे आपके करेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं कह सकते हैं भाषा का। तो पहला आता है आपका लैंग्वेज इज़ लर्नड। दूसरा है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल, इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी करूँगी अभी। थर्ड आता है लैंग्वेज आपकी क्या होती है, क्रिएटिव होती है और यूनिक भी होती है। लैंग्वेज आपका एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटीज कल्चर होती है। लैंग्वेज आपकी आर्बिट्रेटरी होती है, यूनिक होती है, वोकल होती है, मेड ऑफ हैबिट्स से होती है। और लैंग्वेज क्या होती है आपकी एक स्किल ऑब्जेक्ट भी होती है। इन सब का मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। आप चाहें तो पहले इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें, उसके बाद 1 बाय 1 आप इनमें से कोई भी 10 में से 5-6 एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़्यादा आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये 10 पॉइंट अगर डायग्राम में शो करते हैं कि हाँ लैंग्वेज की इतनी तरीके की प्रिंसिपल या फिर आप लोगों के यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप लोग डायग्राम के थ्रू कुछ भी इनमें से जो जितने भी आप याद कर सकें आप अपने उतना
अच्छे से याद कर लीजिए, कोशिश करना कि जो लिख पाएँ वही लिखना और अच्छे से याद आपको वही करना है। तो आपको इनको अच्छे से डायग्राम में चाहे किसी भी तरीके से इसको फ्लो चार्ट में शो करें एंड देन आप एक्सप्लेन करें। एग्ज़ामिनर आपका इस पे ही देखकर नंबर ज़्यादा देता है, अंदर कोई भी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि पहला आपका आता है लैंग्वेज इज़ लर्न्ड। लैंग्वेज इज़ लर्न्ड का मतलब, जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि हर एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है, एक अलग तरीके का प्रोसेस होता है। क्यों? चाहे वो आपके यहाँ पे नेचर हो सकती है, प्राकृतिक तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज को सीखा जा सकता है, या फिर स्ट्रक्चर भी हो सकती है। दोनों तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। अब वो चाहे नेचुरल तरीके से हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर तरीके से हो, दोनों ही तरीके से होती है। अब मैं लर्निंग इज़ लर्नड का मतलब यहाँ पे बोलूँ तो हम लोगों को ये बात पता है कि जो लैंग्वेज होती है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि एक तरीके का बिहेवियर हम लोग कह सकते हैं, पर एक तरीके का वो वाला भी बिहेवियर नहीं। जैसे कि अगर एक बच्चा है, अगर वो चलना होता है या फिर वो बच्चा क्रॉल करके चलता है तो वो उससे एक तरीके की नेचुरल वे में आता है। ऐसा तो नहीं है कि हम उसे सिखाते हैं कि किस तरीके से क्रॉलिंग करते हैं, किस तरीके से आपको वॉक करना है, नहीं। तो ये एक तरीके का बिहेवियर वो नहीं माना जाएगा जिसमें बच्चों को यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो लैंग्वेज क्या होती है, बच्चा कोई भी चीज़ यहाँ पे जो सीखता है वो इमिटेट करके सीखा जाता है। तो लैंग्वेज भी उसी तरीके से कि लैंग्वेज इमिटेशन के द्वारा सीखी जाती है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। इमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और प्रैक्टिस के द्वारा। तो लैंग्वेज एक तरीके से बच्चा कब सीखेगा, एक लर्नड कब आएगी, जब बच्चा इमिटेट करके सीखता है या फिर उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकता है। क्योंकि बिना लैंग्वेज में एफर्ट डाले कोई भी चीज़ सीखी नहीं जा सकती। जैसे अगर कोई भी हिंदी, जैसे हमारी एक मातृभाषा हिंदी है, बट किसी को अगर इंग्लिश, उर्दू, कोई अदर लैंग्वेज सीखनी है तो उसको सीखने के लिए उसको या तो इमिटेट करना होगा, दूसरों को देख के सीखना होगा कि कौन से शब्द को, जैसे हिंदी में अगर कोई वर्ड है, ठीक है, ज्ञान है, तो ज्ञान को उर्दू में किस तरीके से बोला जाता है, इंग्लिश में चलो नॉलेज बोल देते हैं, बट हिंदी में किस तरीके से बोला जाता है वो उसको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स है। तो लैंग्वेज जो होती है वो इमिटेशन करके और प्रैक्टिस करके ही सीखी जाती है, और लैंग्वेज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बिना एफर्ट के सीखना, ठीक है। भाषा एक तरीके से आपके लर्न आता है, चाहे वो आपके नेचुरल तरीके से सीख रहे हो या उसके एक स्ट्रक्चर, पूरा एक प्रोसेस है, उस तरीके से सीखी जाती है। दूसरा आता है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ सिंबल। सिस्टम ऑफ सिंबल का यहाँ पे मतलब है हर एक लैंग्वेज जो काम करती है वो किसके द्वारा, एक सिंबल के थ्रू ही काम करती है, ठीक। जैसे कि हम लोगों को पता है, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत सारे अलग अलग तरीके के वर्ड होते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बात बोलूँ, अगर इंग्लिश में हम देखेंगे अलग अलग तरीके के वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे हिंदी में हम वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक। तो हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में अलग अलग लेटर और वर्ड्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये अलग अलग जो हमारे वर्ड यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है, वो हमारे वर्ड क्या होता है, एक सिंबल होते हैं, क्योंकि ये कुछ शब्दों को सर्टेन मीनिंग होती है। कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे फिक्स होंगे जिसका यहाँ पे फिक्स होगा कि इसकी मीनिंग है। बट कोई भी भाषा बहुत अच्छे से काम तब करती है जब इसके सिंबल बोलने पर या फिर जानने वाला जो जानता होगा उस चीज़ को, तब ये अच्छे से काम करेगी। जैसे मैंने आपको बोला कि ज्ञान को हम हिंदी में बोल देते हैं, तो इंग्लिश में अगर हमें पता है कि ज्ञान को इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, तो मैं अगर इस टॉपिक पे आपको बताऊंगी तो आप इजीली उसको जल्दी समझ लेंगे। तो एक अच्छा समझने का तरीका है। तो कोई भी लैंग्वेज तब अच्छे से ज़्यादा काम करती है जब हम उसको सिंबल से बोलकर, और जो लोग पहले से उस लैंग्वेज को जानते हों, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज एक तरीके का फंक्शन है जो सिंबल के थ्रू काम करती है, अब वो दोनों पे डिपेंड करता है, स्पीकर पे भी और लिसनर पे भी। वो जो बोल रहा है वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है वो समझाने वाला होना चाहिए, और जो समझ रहा है, लिसनर पे भी डिपेंड करता है कि वो लैंग्वेज को किस तरीके से समझ रहा है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे एफर्ट समझाने वाला है या फिर स्पीकर जो है वही डाल रहा है, बट लिसनर अगर उसे नहीं सुनेगा, नहीं समझने की कोशिश करेगा, तो लैंग्वेज उसको समझ नहीं आएगी। तो लैंग्वेज जो होती है वो तभी काम करती है जब सामने वाला अच्छे से बता रहा हो, या फिर जो सुनने वाला वो अच्छे से उस चीज़ को सुन रहा हो, उस चीज़ को समझ रहा हो, ठीक है। तो इसमें एक पर्टिकुलरली अलग अलग तरीके के डिफरेंट और वर्ड का यूज़ किया जाता है, और ये सारे जो दीज डिफरेंट लेटर्स और वर्ड्स आर सिंबल, जो ये हमारे लेटर्स और वर्ड्स होते हैं, चाहे लेटर हो चाहे वर्ड हो, आप दोनों इसमें लिख सकते हैं। ये जो वर्ड्स होते हैं ये अलग अलग तरीके से काम करती हैं, और इन सब का सिंगल एक खुद में इनका अर्थ होता है, ठीक है। सिंगल इनका क्या होता है, अपने इनकी मीनिंग होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज इज़ क्रिएटिविटी और यूनिक कहेंगे। और क्रिएटिविटी एंड यूनिक का मतलब, जैसे हमें पता है दोस्तों कि भाषा अपने आप में खुद की एक है,
एक है, यानी हर भाषा अपने आप में एक ही होती है, यूनिक ही होती है। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश एक और हिंदी और उर्दू पंजाबी जितनी भी अदर लैंग्वेज हैं वो सब अलग अलग हैं, वैसा ही आई मीन सब एक हैं, सब यूनिक है अपने में। हम जो भाषा सीखते हैं वही बोलते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा, हम बचपन से अगर हम हिंदी सुनते आएंगे तो हम हिंदी बोलेंगे। किसी के यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती होगी तो वो इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करता है, और किसी की अदर लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है। तो जिसके यहाँ जो भाषा बोलते हैं वो मैक्सिमम वही सीखेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर हम हिंदी सीखें और पंजाबी बोली नहीं जा सकती, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अगर हम लोग बचपन से सिर्फ हिंदी बोलते आ रहे हैं तो हम कोई अदर लैंग्वेजेस नहीं बोल सकते, ठीक, ऐसा तो नहीं होता है। हम हर एक भाषा को खुद का एक स्टाइल होता है, ठीक है। जब लैंग्वेज खुद में यूनिक होती है, अगर हम बोलें कि हर एक भाषा अगर खुद में यूनिक है तो हर लैंग्वेज को अपने अलग अलग खुद के साउंड होते हैं, सबकी एक खुद की वोकैबुलरी होती है। जैसे हम इंग्लिश में बुक बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बुक को क्या बोलते हैं, बुक, और हम इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, किताब। तो ये अपना स्टाइल है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में जो बोला जाता है उसका बुक हो गया, हिंदी में उसे हम किताब बोलते हैं। तो ऐसे ही सबके अपने अपने स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे हम इंग्लिश में कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। आप लोग इंग्लिश ग्रामर जब सीखे होगे आपने देखा होगा, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं कि रिया पत्र लिखती है। अब अगर मैं बोलूँ कि रिया पत्र लिखती है तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, रिया राइट्स लेटर, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ किया है। स्ट्रक्चर इन द सेंस, जो रिया है वो रिया क्या है, सब्जेक्ट है, राइट आपका वर्ब होगा, और लेटर क्या होंगे आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर होता है, और हम हिंदी लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते, सेम चीज़ फॉलो नहीं होती। अगर मैं बोलूँ कि रिया पत्र लिखती है तो क्या इसमें भी रिया जो आपकी है वो सब्जेक्ट वर्ब ऐसे ऐसे हो सकता है, नहीं, हिंदी में हम सेम चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। हर एक सिंगल लैंग्वेज का खुद का ही एक ओन अपना खुद का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, खुद में वो यूनिक होता है। नेक्स्ट आएगा कि लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हमें पता है कि जो कम्युनिकेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, संचार, जैसे हम लोग जानते हैं। तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो कम्युनिकेट करने के लिए एक इंसान को खुद सेल्फ एक्सप्रेशन का सबसे अच्छा आप साधन कह सकते हैं। क्योंकि जब कोई भी इंसान लैंग्वेज के माध्यम से अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को यहाँ पर एक्सप्रेस करता है, तो इस तरीके से हम लैंग्वेज का, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर है, तो उससे जोड़ने के लिए एक बेस्ट क्या होता है, लैंग्वेज एक बेस्ट साधन माना जाता है। तो लैंग्वेज क्या होती है, एक तरीके का कम्युनिकेशन यानी कि संचार मानी जाती है, जो इंसान के जितने भी थॉट्स फीलिंग होते हैं उसको व्यक्त करने के लिए, चाहे वो उसके फ्यूचर के हों, पास्ट के हों, या फिर आने वाली बात के हों, प्रेजेंट में भी हो, उसको जोड़ने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है क्या, लैंग्वेज। लैंग्वेज की एक विशेषता जो कि नेक्स्ट आती है, लैंग्वेज आइडेंटिटीज़ कल्चर। अब यहाँ पे बात आती है कल्चर की। कल्चर में जैसे कि हमें पता है कि हर एक लैंग्वेज जो है वो हर समाज की संस्कृति से जुड़ा होता है, ठीक है, सबके अपने अपने कल्चर्स होते हैं, जिससे ये आपस में इनको क्या बना के रखती है, इनका रिलेशन अच्छा बना के रखती है। हर एक लैंग्वेज समाज में, चाहे किसी भी तरीके के आप बोलें कि जो आपके सोसाइटी में अगर लैंग्वेज का जो मेन रोल है वो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी ही होता है, उपज क्यों होता है, हम भाषा को उस संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। अगर किसी के यहाँ कल्चर है कि उसमें वहाँ पे उस तरीके से लैंग्वेज बोली जाती है तो वो वहीं बोलेगा, हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते जिसमें वो भाषा मौजूद है। जिससे इसका अर्थ है केवल उस समाज और संस्कृति से संबंध नहीं होता है कि अगर किसी समाज में इंग्लिश बोली जाती है अब उसका कि हाँ, तो हम उस लैंग्वेज को चेंज कर देंगे या फिर उसमें और कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाती, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज होती है वो आपकी क्या होती है, एक आइडेंटिटीज़ कल्चर, हर एक कल्चर की पहचान होती है कि कहाँ पे किस तरीके की लैंग्वेज होगी, क्या कैसे होता है। लैंग्वेज होती है आपकी आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेटरी क्या होता है, आर्बिट्रेटरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके की वो लैंग्वेज कंसिस्ट करती है जो कि आपके स्पीच साउंड पे आती है। किस पे आती है, स्पीच साउंड। आप लोग इसका मतलब ये कह सकते हैं एक स्पीच साउंड है जो कि हमारे स्पीच ऑर्गन का यूज़ करती है, बेस्ड होती है, जो कि एक नॉर्मली, अगर हम बाई चांस एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेटरी का मतलब यहाँ पर यह है कि हम इसमें अपने वोकल्स का यूज़ करते हैं और इसमें हम अपने सिंबल्स के द्वारा ही अपने लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे एक भाषण दिया जा रहा है, ठीक है,
मैं अगर आपको बोलूँ कि यहाँ पर अगर एक भाषण दिया जा रहा है तो भाषण के द्वारा उसमें जो अलग अलग तरीके की यहाँ पे साउंड्स आ रही हैं वो होती है आपकी लैंग्वेजेस आर्बिट्रेटरी। नेक्स्ट आता है लैंग्वेजेस यूनिक। तो लैंग्वेजेस यूनिक कैसी है मैंने आपको बता दिया था, लैंग्वेज एंड क्रिएटिव एंड यूनिक। आप चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं कि भाषा जो होती है वो किस तरीके से यूनिक होती है, क्योंकि हर एक भाषा में आपके खुद के एक अलग अलग रूप होते हैं। सब लैंग्वेज एक जैसी नहीं होती, सबका अपने अपने यहाँ पे यूनिक होता है। लैंग्वेजेस वोकल आएगा। लैंग्वेजेस वोकल में आपका आता है कि एक ही भाषा में अलग अलग यहाँ पे आपके सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। ये सिंबल्स जो होते हैं वही आपके क्या होते हैं, वोकल होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी साइन के द्वारा, कोई भी सिंबल्स के द्वारा, यानी हम कोई भी चीज़ को इशारा करते हैं या फिर हम संकेत देते हैं। जैसे हम एक झंडा है, झंडे को हम सिंबल देकर, जैसे अगर ट्रेन आती है तो हम लोग एक रेड कलर का क्या करते हैं, कपड़ा उसके सामने, मतलब वो डेंजर का साइन यहाँ पे दिखाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंबल होता है। तो वह किसी भी भाषा के रूप में नहीं है, तो एक तरीके की साइन लैंग्वेज होती है ना, ठीक, उसको आपके इसमें वोकल में इंक्लूड होता है। तो वह किसी भी भाषा के रूप में नहीं होती। जो लैंग्वेज होती है वो आपके ध्वनियों और वोकल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके माध्यम से यहाँ पर क्रिएट होती है, या फिर आप बोल सकते हैं उत्पन्न की जाती है। तो वोकल जो कि दो तरीके से होती है, डिफरेंट सिंबल यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का सिंबल यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज ऑफ वोकल में दो तरीके के आप लोग पॉइंट कह सकते हैं कि दो तरीके के यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। पहला जो होता है वो आपके विजुअल सिंबल हो सकते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, और दूसरा आप लोग सिंबल कह सकते हैं जो ऑडिटरी होते हैं, जो कि हमें सुनाई देते हैं। तो ये दो तरीके के सिंबल यूज़ किए जाते हैं, ठीक, जो कि वोकल्स होते हैं। जो ये सिंबल्स होते हैं जो यहाँ पे चाहे वो विजुअली तरीके से दिखाई जा रहे हो, ऑडिटरी तरीके से दिखाई जा रही हो, उसी को हम वोकल कहते हैं, ठीक है। विजुअल में जैसे आपके आ जाएगा कि हम फ्लैग का साइन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, या फिर दूसरा भी कह सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट में जो आपकी लाइट्स लगी होती है, ग्रीन का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं जो भी ये विजुअल सिंबल्स होते हैं जो हम यहाँ पे साइन होता है। ऑडिटरी में हम ये कह सकते हैं जैसे हम ड्रम को बजाना, बेल, यहाँ पे घर के बाहर घंटी बजी है तो एक साइन ही तो है कि हाँ घर के बाहर कोई आया है, तो वो होता है आपका सिंबल। दो तरीके के होते हैं। दे डू नॉट फॉर्म एनी लैंग्वेज, यानी कि एक तरीके की कोई भी ये लैंग्वेज फॉर्म नहीं करती है, वो आती है आपकी वोकल में। लैंग्वेज इज़ अ मेड ऑफ हैबिट, हैबिट में आता है, ठीक। लैंग्वेज जो आपकी होती है एक तरीके की हैबिट बनाती है। लास्ट आता है आपका लैंग्वेज इज़ अ स्किल सब्जेक्ट। स्किल सब्जेक्ट की सबसे पहले हम जानते हैं कि स्किल क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्किल क्या होता है। तो अगर हमारे मन में आएगा कि स्किल क्या है, स्किल जो होती है वो हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ के बारे में डे बाय डे, तब जाकर हम, टाइम लगता है तब जाके हम किसी चीज़ को सीखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ की स्किल है, ऐसा तो नहीं है बैठे बैठाए मिल जाएगी, ठीक। हमें अपने कोई भी कौशल को यहाँ पर क्या करना है, आगे बढ़ाना है, अपने स्किल्स को यहाँ पे परफेक्ट करना है, तो हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो डे बाय डे काफ़ी टाइम बाद जब हम कोई भी स्किल को सीखते हैं, कोई भी चीज़ को समझते हैं, वो होती है स्किल। जैसे अगर हमें पेंटिंग सीखनी है तो हमें अभी उसकी स्किल नहीं है, बट अगर हम डे बाय डे उसका प्रैक्टिस करेंगे, या मेकअप कर रहे हैं हम लोग, तो हम उसको डे बाय डे जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसी को स्किल कहते हैं। जब हम कोई भी चीज़ को सीख लेते हैं, किसी भी चीज़ में हमारा उसका परफेक्शन होता है, ठीक। जैसे हम भाषा सीखने का भी एक स्किल है, हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसी का बता देती हूँ कि लैंग्वेज है, अगर हमें इसको सीखना भी स्किल है, ठीक है। अगर हम कोई लैंग्वेज यहाँ पे सीखते हैं तो इसी तरीके से हमें क्या सीखना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज, तो हमें स्किल होगी कि अगर हम एक स्किल को किस तरीके से सीखें। एक स्किल को सीखने के लिए हम बहुत सारे प्रैक्टिस, या फिर हम ये कह सकते हैं रिपीटेशन चाहिए होती है, बार बार उसको बोलना है और उसको दोहराना चाहिए, तब जाकर हम भाषा को सीख जाते हैं। अब वो चाहे हम अलग अलग तरीके से हो, लैंग्वेज को हम लिसनिंग या फिर बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, इन चार तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक है। तो हमें इसको क्या करनी होगी, काफ़ी ज़्यादा हमें लैंग्वेज को यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पूरी तरीके से। लैंग्वेज क्या होता है का एक स्किल सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल बोलूँ तो हमारी मातृभाषा यानी कि मदर टंग, ठीक है, हमारी मदर टंग होती है, उसे हम रोज़ बोलते हैं और रोज़ सीखते हैं, तब इस जिससे हम बाद में उस लैंग्वेज को क्या करते हैं, अपने पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, तब हमें इनमें दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उसे रोज़ बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो कौशल है, जो हमारी स्किल्स होती हैं, अब वो आपकी लैंग्वेज के अलावा आपकी स्विमिंग को लेकर, आपके साइकिलिंग को लेकर भी हो सकती है। तो हम इसको पढ़कर नहीं सीख सकते। हम, ये एक ऐसी स्किल नहीं है कि स्विमिंग को हम पढ़ रहे हैं कि कैसे करते हैं और हमने सीख ली। ड्राइविंग अगर हम पढ़ रहे हैं, हाँ ड्राइविंग ऐसे करते तो हमने सीख ली, नहीं। स्किल सब्जेक्ट में ये एक वो लैंग्वेज होती है जिसे हमें
क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होती है, तब जाकर हम उसमें एक परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और स्किल लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। इन्हीं चारों के जरिए से बहुत सारा रिपीटेशन होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तब जाकर हम कोई भी चीज़ को यहाँ पे सीखते हैं, राइट। तो ये है आपके करेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल बोल लीजिए, नेचर बोल लीजिए, जो भी ये चारों पॉइंट आएंगे, तब जाकर आपको एग्जाम में क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका स्कोप ऑफ इंग्लिश। इस यहाँ पे हम देखेंगे कि इंग्लिश का जो स्कोप क्या क्या होता है। जैसे हमें पता है दोस्तों, इंग्लिश आपकी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आ जाती है, और इंग्लिश जो होती है हैज़ बीन प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशनल सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है, और देखा जाए एज वेल एज इन आर नेशनल लाइफ में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इंग्लिश हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, ठीक है। दूसरा, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में भी यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इंग्लिश एक ऐसी आपकी भाषा कह सकते हैं जो अलग जगह पे, खासकर आपके कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्री, कि अगर हमारा कोई भी बिजनेस है या फिर हम कोई भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसमें ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा काम आती है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करना होगा, बेसिकली जो इंग्लिश है उसमें इसका स्कोप ज़्यादा है बाकी अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। इंग्लिश है जो आपकी लैंग्वेज से एक लिंक करती है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों को कोई भी ट्रेड है, हमें कोई भी बिजनेस करना है, हमने सामने वाले से कोई भी अपनी बात यहाँ पे रखनी है, तो एक भाषा को दूसरी भाषा से जोड़ने के लिए इंग्लिश सबसे एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज कह सकते हैं जो हर एक इस आपके स्टेट में बोली जाती है। इंग्लिश आपकी एक लाइब्रेरी लैंग्वेज भी होती है, इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन, और हमारी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भी है ये, और हमारे सोशल लाइफ के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और लैंग्वेज जो है वो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी हमारे जो ये लैंग्वेज है, इंग्लिश की जो हमारा मेन स्कोप है, वो हमारी भाषा के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए भी। जितनी भी आजकल की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके लिए हमारी ये भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप लोग, जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। जब आपके एग्जाम में अगर डायरेक्ट भी आता है कि आपको फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बताना है, कभी कभी शॉर्ट में आता है, तो आप लोगों को क्या करना है, इससे पहले लैंग्वेज की आप लोग डेफिनेशन और जैसे मैंने आपको बताया वो लिखिएगा, एंड देन आप लोगों को इसके पार्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में जैसे हमें पता है कि लैंग्वेज जो होती है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन लाइफ की, ठीक है। द हार्ड फैक्ट इज़ डैट ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन मेड बेटर बाय द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ये एक इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हैं एक हार्ड फैक्ट भी होता है कि अगर कोई भी ह्यूमन लाइफ है उसको बिना लैंग्वेज का वो परफेक्ट बना सकती है, नहीं, हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करके उसे बहुत अच्छा बेटर बना सकते हैं ह्यूमन की लाइफ को, ठीक है। लैंग्वेज एक मीन ऑफ एक्सप्रेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज एक वो जरिया है जिससे इंसान अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस करता है, और इट हेल्प टू प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और ये क्या करता है, हमारी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में भी मदद करता है। तो लैंग्वेज जो होता है वो प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो कि हमारे पहले आता है एक्सप्रेशन फंक्शन, दूसरा आता है इंटरेक्टिव, इन्फॉर्मेटिव फंक्शन होते हैं, प्रिजर्वेटिव फंक्शन होता है, डायरेक्टिव, इवोल्यूशनरी और कम्युनिकेटिव फंक्शन। तो ये आप लोग के यहाँ पे 7 फंक्शन मैंने आपको दिया है। आप लोग चाहें तो आप अपने तरीके से फ्लो चार्ट भी इसे यहाँ पर कर सकते हैं, देन आप इसका 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या होता है। एक्सप्रेसिव फंक्शन में every person has some feelings, emotions, ideas, and when we said कि he need to express those feeling, which means अगर मैं आपको बताऊं कि हर एक इंसान में अपनी खुद की फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, अपने आइडियाज़ होते हैं, जो कि क्या करता है और उसको ज़रूरत होती है ये सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो किसके द्वारा करेगा, एक्सप्रेसिव फंक्शन का यूज़ होता है लैंग्वेज के द्वारा। बाय यूजिंग एन लैंग्वेज द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिज व्यूज़। ये आप सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करके सिंगल ही अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसके माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से। तो लैंग्वेज का एक फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है यहाँ पे, एक्सप्रेसिव फंक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने कोई भी इमोशन, फीलिंग, आइडियाज़ को एक्सप्रेस के थ्रू अपने विचार बताते हैं। बिना कोई भी एक्सप्रेशन के हम लोग अपनी लैंग्वेज एक दूसरे तक यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि अगर कोई एक गुड ओरेटर है, या फिर आपका कोई गुड राइटर बोल दीजिए, या गुड पोएट है, ठीक है,
तो उसके लिए बाय एक्सप्रेसिंग वन, सबसे पहले खुद को उसे अपने एक्सप्रेस करना होगा, तब जाकर एक इंसान एक अच्छा ओरिएटर बन सकता है। ठीक, आप पॉइंट लिख सकते हैं कि वो इंसान या तो एक गुड ओरिएटर बन सकता है या फिर पोएट हो सकता है जो कि अपने एक्सप्रेस वहाँ पे बताते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं। या फिर एक गुड राइटर होगा जो अपने व्यूज़ लिख कर बताता है। ठीक है, और सम टाइम अगर हम कहीं देखें तो हमें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर दोज फीलिंग आर एक्सप्रेस बाय सम ऑथर, जहाँ पर ऑथर्स के द्वारा अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया गया है या फिर पोएट के द्वारा, तब हम वहाँ पर हमें अपनी फीलिंग्स बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम उससे रिलेट करके बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज़ बोली थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी फीलिंग्स जो यहाँ पर अराउज होती है, बढ़ती जाती है, तो वो क्या होती है, एक्सप्रेसिव फंक्शन का एक पार्ट होती है। दूसरा इंफॉर्मेटिव फंक्शन कह सकते हैं। ये वाली भी इंफॉर्मेटिव फंक्शन में आपकी जो लैंग्वेज है वो हमारी हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को देने में। ठीक है, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को पास करनी है, यानी हमें कोई भी एक जानकारी है जो दूसरे इंसान को हमें देनी है, तो उसके लिए इंफॉर्मेटिव फंक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर एक टीचर है, अगर उसे पढ़ाना है, वो क्लास में पढ़ा रहा है, तो उसका मेन जो लैंग्वेज यहाँ पे क्या है, तो लैंग्वेज प्ले कर रहा है एक इंपॉर्टेंट रोल। एक लैंग्वेज के द्वारा ही तो वो बच्चे को यहाँ पर पढ़ा सकता है। ठीक है, विदाउट लैंग्वेज पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग कह सकते हैं ये बात कि हम लोग लैंग्वेज के बिना इंफॉर्मेटिव फंक्शन जो है उसको नहीं पहुंचा सकते बच्चों तक। हमें कोई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोई जानकारी है जो हमें सब किसी और तक पहुंचानी है, तो विदाउट लैंग्वेज हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड अब डायरेक्टिव फंक्शन आता है, तो ये वाली लैंग्वेज में हेल्प करता है आपको सही डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, जैसे कि डायरेक्शन अगर हमें किसी दूसरे इंसान को देनी है, जैसे एक टीचर है या फिर कोई भी सुपरवाइज़र हम लोग कह सकते हैं, अगर वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है क्लास में कि हमें मेंटेन करके रखना है किस तरीके से क्लास को, या फिर वो भी एक इंस्ट्रक्शन देता है कि क्लास में किस तरीके से क्या से रहना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर एग्जाम करते हुए ये, तो वो अलग अलग तरीके की डायरेक्शन देते हैं। जैसे एक आर्मी मैन है, वो भी अपनी टीम को कमांड करते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए भी क्या होता है, लैंग्वेज ही आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बिना लैंग्वेज का यहाँ पे कोई भी चीज़ किसी को एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है। और आप ये भी कह सकते हैं कि विदाउट लैंग्वेज वी कैन नॉट पासिंग एनी इंफॉर्मेशन, वी कैन नॉट एनी डायरेक्शन, कुछ भी पास नहीं कर सकते किसी को भी। तो हम ये देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज, चाहे वो हमारी इंस्ट्रक्शन दे रहे हों या फिर हम किसी को इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हूँ, डायरेक्शन दिखा रहे हूँ, वो हम लोग विदाउट लैंग्वेज किसी को भी नहीं दिखा सकते सही डायरेक्शन। हम लोग भाषा का प्रयोग करके ही किसी को सही यहाँ पे सही निर्देश दे सकते हैं, सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो फिर फाइंड दैट जो लैंग्वेज होती है वो एक तरीके की डायरेक्टिव फंक्शन भी होती है। ठीक है, और एक तरीके का स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाने के लिए जो टीचर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरैक्टिव फंक्शन। इंटरैक्टिव फंक्शन हम बोलेंगे तो एक तरीके की ये आपकी वन वे कम्युनिकेशन नहीं होती कि एक तरफा से ही आपके यहाँ पे लैंग्वेज आती है। आप लोग इसमें ये कह सकते हैं कि इंटरैक्टिव फंक्शन में ये बोथ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है। बोथ वे इन द सेंस, जैसे कि इंटरैक्टिव में आप एग्जांपल कह सकते हैं जैसे रेडियो और टेलीविज़न है। ठीक है, रेडियो और टेलीविज़न ये दो आपके एग्जांपल आ जाएंगे। ये बोथ वेज ऑफ कम्युनिकेशन होती है, इसी को हम इंटरैक्शन या इंटरएक्टिव फंक्शन कहते हैं। इस लैंग्वेज में जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंटरैक्टिव प्रोसेस करके, चाहे वो फॉर्मली कोई जानकारी किसी के पास जा रही हो, चाहे इनफॉर्मली हो रही हो, कि कोई भी एक आइडियाज़ है या तो इंसान उसे सुन रहा होगा, सेम चीज़ आएगी। जैसे कोविड चल रहा है तो पता चलेगा कि कोविड है, ये इस देश में इतना हो गया, इतने लोग मर गए हैं या फिर इतने लोग हॉस्पिटल में, तो ये इंटरैक्टिव है। हम इसको दोनों तरीके से सुनकर भी और देखकर एक साथ दोनों चीज़ें करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, उसके द्वारा इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है आपका प्रिजर्वेटिव फंक्शन, इवैल्यूएशनरी फंक्शन और कम्युनिकेशन। ऐसे सारे तरीके के फंक्शन आपको लिखने हैं। कम्युनिकेशन फंक्शन में आपको बता देती हूँ, कम्युनिकेटिव में लैंग्वेज जो होता है वो मीन और मीडियम फॉर सेंडिंग होता है। इन द सेंस हम लोग कोई भी बातचीत करते हैं किसी से, तो हम अपनी बातें, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कोई भी अपने आइडियाज़ किसी को सेंड करते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स बताते हैं कि आज हम कितने सैड हैं या फिर कितने हैप्पी हैं, वो सारे हम किसके इमोशंस के थ्रू ही बता पाते हैं ना। विदाउट हम लोग अपने कोई भी फीलिंग्स अपने एक्सप्रेस किए बगैर कम्युनिकेट नहीं करते, वो होता है कम्युनिकेटिव फंक्शन, राइट। तो इवैल्यूएशनरी वाले में भी यही है कि किसी भी इंसान के कोई भी थॉट होते हैं, कोई भी यहाँ पे फीलिंग्स होती है, तो वो दूसरे या फिर जो लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो दूसरे इंसान पर भी यहाँ पे इम्पैक्ट डालता है।
तो इवोल्यूशनरी फंक्शन में हम लोग ओवरऑल देखेंगे हर एक अलग अलग देश का अलग अलग लैंग्वेज से यहाँ पे जाना जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पे किस तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है और किस तरीके के वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, वही आपका इवोल्यूशनरी फंक्शन कह सकते हैं, जो कि आपके लैंग्वेज का ही एक पार्ट होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ, उसको सबसे ईजी पहले आपको याद करने का तरीका, जो कि आपको इसे याद रखना होगा। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि आपका E2 है और I2 बोल सकते हैं और DCP, ये आप लोग इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं। E2 मतलब कि दो आपके ई दे रखे हैं, दो आई हैं, इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव, और DCP यानी कि आपका डायरेक्टिव, कम्युनिकेटिव और प्रिजर्वेटिव। अगर आप इस तरीके से अपने कोड वर्ड बना लेंगे तो आपको ईजी याद रहेगा कि आपके फंक्शन जो पूछे जाएंगे आपको कैसे करना है। क्यों? क्योंकि आप डायग्राम में इनके नाम पहले बता दें, तब आपको इसके अंदर के खुद से ईजी लैंग्वेज में बना सकते हैं। जो भी यहाँ पे नोट्स परचेज करेगा उसके अंदर तो मैं आपको ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करके ऑलरेडी उस नोट्स में मैंने लिखा हुआ है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। बट अगर एग्जाम में आपके इसके रोल पूछा जाएगा कि रोल क्या होता है लैंग्वेज का, या फंक्शन आ गया आपके, ठीक है, या फिर आप लोगों के लिंग्विस्टिक आपके लैंग्वेज आ जाए, तब आप सबको ये सेम आंसर लिखना है। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, लिंग्विस्टिक क्या है आपके, या फिर रोल ऑफ लैंग्वेज क्या है, रोल ह्यूमन लाइफ के, ठीक है, तब आपको ये सारे पॉइंट उसमें लिखने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे पॉइंट आपको तब जाकर एग्जाम में लिखने हैं, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक, जैसे एक्सप्रेसिव का बता दिया, मैं आपको एक स्लाइड दिखा दे रही हूँ, नोट्स वालों को पूरा डिटेल में दिया है बट मैंने कोशिश की है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। तो एक्सप्रेसिव फंक्शन क्या होता है कि एवरी पर्सन हैव सम फीलिंग्स, जैसे कि हर एक इंसान में कुछ फीलिंग्स होती हैं, खुद के इमोशंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, और ही नीड टू एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स, और उनको ये जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करने की भी नीड होती है। तो वो किसके द्वारा करता है? अपने लैंग्वेज के द्वारा। बाय यूजिंग एन लैंग्वेज द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिज व्यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी इंसान है भाषा के द्वारा ही अपने सिंगल खुद के व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी बता रखी है। बाय एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ अ पर्सन कैन बिकम अ गुड ओरिएटर, क्या बन सकता है? गुड ओरिएटर, पोएट और राइटर भी होता है। कि अगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक राइटर है तो वो क्या होता है? अपने खुद के व्यूज़ यहाँ पर एक्सप्रेस करता है, खुद के थॉट्स अपने यहाँ पे लिख कर बताता है, तो उसके लिए वो क्या होता है? एक्सप्रेसिव फंक्शन एक तरीके की लैंग्वेज का पार्ट माना जाता है। समटाइम वी डू नॉट एक्सप्रेस आर फीलिंग, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट लेकिन व्हेन दोज फीलिंग आर एक्सप्रेस्ड बाय सम ऑथर, और जो कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो किसके द्वारा एक्सप्रेस हो जाती है? कुछ ऑथर्स के द्वारा या फिर पोएट के द्वारा, जो कि रिलेट करती हैं हम लोगों की लाइफ से या फिर बाकी सब चीज़ों से। सो इन दिस वे, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन अराउज द फीलिंग ऑफ अदर ऑल्सो, जैसे कि हम एक बोल सकते हैं कि हम इस तरीके से दूसरों की फीलिंग्स क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, और ये आपके एक्सप्रेसिव फंक्शन का ही एक पार्ट है, जो कि हमारे यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फीलिंग किस तरीके से हैं, हमारे क्या थॉट्स हैं, चाहे हम कितने खुश हैं, कितने दुख में हैं, कितने कन्फ्यूज़ हैं, जब वो भी अलग अलग तरीके के इमोशंस हम इसमें इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एक्सप्रेस करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि आप कंक्लूजन भी बताया करो। तो कंक्लूजन अगर हम लैंग्वेज का यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा है दोस्तों, तो लैंग्वेज क्या होता है? आपका ग्रेटेस्ट टूल होता है कन्वर्सेशन का। कोई भी बातचीत करने का जो एक तरीका है उसका सबसे ग्रेटेस्ट टूल माना गया है लैंग्वेज को। सो इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्क्राइब द लैंग्वेज थ्रू अ फ्यू वर्ड। हम अगर कुछ काम से हम लैंग्वेज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और ना ही ये ईजी है कि लैंग्वेज की क्या होती है एग्जैक्ट, ठीक है। Therefore, through the actual and the proper use of language, man has proved to be superior to other animals। जैसे कि हमें पता है कि इंसान जो कि हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, तो इसीलिए जो इंसान है वो जानवरों से सुपीरियर माना जाता है। ये प्रूफ है, क्योंकि जानवरों की कोई लैंग्वेज यहाँ पर नॉर्मल नहीं है। इंसान लैंग्वेज के द्वारा बहुत कुछ सीखता है, प्रॉपर यूज़ करता है, हर जगह से अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को यहाँ पर एक्सप्रेस कर लेता है। तो द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन ऑफ द लाइफ। ह्यूमन लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हैं कि किस तरीके से वो लैंग्वेज को अपनी लाइफ में यूज़ करता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? आपका ह्यूमन लाइफ की मीन्स ऑफ लैंग्वेजेस है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपका एक टॉपिक था, ख़त्म हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में दूसरा जो टॉपिक आपका बन जाता है या होपफुली आता ही है, वो होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी आता है, या फिर आपके सेकेंडरी लेवल पे पूछा जाता है। याद रखना, दो ही क्वेश्चन इसी में से मैंने आपको बता दिए कि या तो आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव प्राइमरी लेवल के पूछेंगे, या तो किसके पूछेंगे? आपके सेकेंडरी लेवल में, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे प्राइमरी लेवल का देख लेते हैं। प्राइमरी लेवल में जैसे कि
हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पहले तो बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाए, ठीक है, वही बहुत बड़ी बात है। फिर उसको समझना सीख जाए, इंग्लिश को लिख ले, एट द एंड वो इंग्लिश का लैंग्वेज का यूज़ करना सीख जाए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें यही होती हैं जो कि साथ ही लैंग्वेज को क्या करते हैं, सिखाते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बच्चों को यहाँ पे ग्रामर सिखा दी जाती है, जो सिर्फ एक तरीके से आप बोलिए 5 साल का ही बच्चा होता है तो उसे बेसिक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो हम प्राइमरी लेवल पे सिखाते हैं, ठीक है। टू लर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे हमने बताया बच्चों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी लेवल पे बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ABCD, ठीक है। अंडरस्टैंड सिंपल स्टेटमेंट व्हेन स्पोकन, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट देते हैं कि जो कि वो उस चीज़ को जब वो बोलता है, क्योंकि प्राइमरी लेवल में हम बच्चे को इस लायक बना सकते हैं कि वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर सके, ठीक है। इस लायक बनाने का मतलब जैसे कि बच्चे को हम इस लायक बना सकें जिससे वो अपने जो भी आइडियाज़ होते हैं, थॉट्स होते हैं, अपने खुद के व्यूज़ होते हैं, वो उसको इंग्लिश में ही बता सके। प्राइमरी लेवल में हम लोग बच्चे को इस तरीके से सिखाते हैं, हम स्टूडेंट को इतना बता पाएँ जिससे कि वो इंग्लिश पढ़ पाए पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको अच्छे तरीके से समझ के साथ उसे पढ़ना है। ये होता है आपका प्राइमरी लेवल में, जो उसका होता है टू लर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया। अंडरस्टैंड सिंपल स्टेटमेंट व्हेन स्पोकन, प्राइमरी लेवल में जब हम बच्चे को बेसिक चीज़ें बताते हैं, जैसे हम भाषा है, लैंग्वेज सिखाते हैं, चाहे वो उसका बोलना हो, लिखना हो, ठीक है, उसको ये सब सिखा देते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी ग्रामर, जो कि सेकेंडरी लेवल पर हम पूरी ग्रामर सिखाते हैं, बट प्राइमरी लेवल पर हम थोड़ी चीज़ें तो सिखाते हैं बच्चों को। यहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ें तो यहाँ पर सिखाई देते हैं, ठीक है। टू एक्वायर नॉलेज टू रीड इंग्लिश एटलीस्ट सिंपल वर्ड, हम बच्चों को यहाँ पर नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो थोड़ी बड़ी सिंपल वर्ड्स होते हैं इंग्लिश का वो पढ़ना सिखा देते हैं। जैसे CAB कैब होता है, तो थोड़ी थोड़ी ज्ञान दे देते हैं कि हाँ इंग्लिश के कुछ सिंपल वर्ड है, हम उनको शब्द देते हैं। टू गेन रिक्वायर्ड वोकेबलरी, इससे क्या होता है, बच्चे की वोकेबलरी भी बढ़ जाती है। जैसे हम बच्चों को यहाँ से बता देंगे कि BUSE बस होता है, ठीक, बस को बस कौन सी गाड़ी है वो बता दी। EAR ईयर मतलब यहाँ पे कान होता है, तो बच्चों को छोटी छोटी यहाँ पे वोकेबलरी गेन कराई जाती है। टू प्रोडक्ट सिंपल स्टेटमेंट, बच्चों को यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट भी प्रोड्यूस कराई जाती है। ये अब इसमें वाली पॉइंट में आएगा कि बच्चे को क्या करते हैं, सिंपल सिंपल प्रोड्यूस, जबकि बच्चे को सिंगल सिंगल थॉट्स मैंने आपको बता दिए कि बच्चा क्या करे, उसी को सीख सके, अपने थॉट्स अपने आइडिया को बता सके। अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन स्पोकन, और वो क्या करे, बच्चा अच्छे से उस इंग्लिश को समझ सके और उसको अच्छे से बोल सके कि हाँ इस वाली चीज़ को कब बोलना है, ठीक है। ड्रिंक योर वाटर, या फिर कैन आई गिव योर पेन, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जिससे बच्चा समझ आए कि हाँ इस पे वो क्या बोलना चाहते हैं। अगर टीचर बोलती हैं प्लीज़ शट योर माउथ, तो उसको बच्चे को पता होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए कि टीचर कह क्या रही है, मतलब चुप रहना है। टू अंडरस्टैंड सिंपल क्वेश्चन एंड टू आंसर, ठीक, प्राइमरी लेवल का एक मेन उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा जो सिंपल क्वेश्चन का हो उसके सिंपल आंसर को समझ सके, आइडेंटिफाई कर सके कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी उसके नाम से, कि हाँ कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या है, कोई भी एक रेक्टेंगुलर है, बच्चे को सबसे पहले शेप बताई जाती है प्राइमरी लेवल पे, उसके बाद उससे मिलती जुलती सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में क्या क्या आती है। हम लोगों ने ट्रायंगल बताया, या फिर सर्कल है, सर्कल से हमने बता दिया कि सर्कल से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि गाड़ी का जो टायर होता है वो भी सर्कल शेप का होता है, तो उसे पता है शेप में क्या आ रहा है, ठीक है। घड़ी हो गई, घर की वॉच आती है, वो एक सर्कल शेप में आती है, बिस्किट्स होते हैं। तो इस तरीके से बच्चे हर एक ऑब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसका नाम, कि हाँ ये चीज़ क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कोई भी हर चीज़, क्योंकि हर सर्कल चीज़ तो आपकी वॉच नहीं हो सकती, ठीक है, या फिर हर सर्कल आपकी टॉय टायर तो नहीं हो सकती, बिस्किट्स हो गए, अलग अलग सिंबल है, तो उनको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसके किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। टू रीड एंड अंडरस्टैंड स्मॉल स्टोरी एंड इंसिडेंट्स, वो क्या करते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ते हैं उनको, एंड इंसिडेंट। प्राइमरी लेवल का मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को छोटे छोटे स्टोरी वहाँ पे पढ़ाई जाए और कोई जो छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं वो यहाँ पे पढ़ाए जाए। जैसे कि आपने देखा है कि प्राइमरी में बच्चों को जो फॉक्स और क्रो की स्टोरी हो गई, तो ये सारी स्टोरी यहाँ पे छोटी छोटी पढ़ाई जाती है उन्हें। यूज़ इंग्लिश व्हेन ही हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू कॉल, रिक्वेस्ट, ग्रीटिंग, व्हेन ही हैज़ टू डू द सेम टू अदर। और यूज़ वहाँ पे भी इंग्लिश यूज़ होती है जब बच्चा क्या करता है, कोई भी रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कॉल का हाय हेलो, क्या आगे बता दो, कैसे हो, आपकी जगह हाउ आर यू बोल दे, या फिर फ़ोन कट करना है, थैंक यू बोलना है, और रिक्वेस्ट करनी है किसी से, या फिर उसको किसी को ग्रीटिंग करना है, गुड मॉर्निंग मैन, या फिर गुड इवनिंग, या फिर किसी को कुछ भी करना है, तब वो क्या करेगा कि वो उस चीज़ को करे, तो वो चीज़ बच्चा सीख लेता है, तब जाकर वो यूज़ करता है। तो प्राइमरी लेवल में
हम बच्चे को यहाँ पर क्या करते हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं और तब ये चीज़ें उसकी यहाँ पे गेन होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं कि एम क्या होता है सेकेंडरी लेवल में। सेकेंडरी लैंग्वेज में देखेंगे दोस्तों तो टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश विद ईज एंड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि इसमें हम बच्चों के लिए, हमारा मेन होता है कि हम बच्चों के लिए क्या करें, एम सेट करते हैं कि वो इंग्लिश को अच्छे से समझ जाएगा और उसको यहाँ पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि वो उसको अच्छे से समझे और उसे यहाँ पे स्ट्रगल ना करे। टू स्पीक सिंपल इंग्लिश करेक्टली एंड फ्लुएंटली, जिससे कि वो इंग्लिश को क्या करे, सही तरीके से बोल सके और उसको फ्लुएंट यानी कि सही शब्द से उसको बोल पाए। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रीहेंशन को वो अलग से पढ़ रहा हो, कॉम्प्रहेंड, ऐसे नहीं। इंग्लिश को सेकेंडरी लेवल का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चा उस तरीके, उसको प्रॉपर तरीके से रीड कर पाए और अच्छे से बोल पाए, ठीक। टू रीड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एट अ रीजनेबल स्पीड, यहाँ पर प्रॉपर रीड कर पाए बच्चा कि कहाँ पर उसे रुकना है, किस तरीके से प्रॉपर रीडिंग करनी है बिना अटके अटके। तो ये होता है रीजनेबल स्पीड कि बच्चों को क्या करना होता है, बच्चों को यहाँ पर देखा जाता है, उसका मेन उद्देश्य होता है कि इसमें हम बच्चे को क्या करें, बच्चे का यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान दें कि बच्चा प्रॉपर तरीके से रीड कर पा रहा हो बिना कहीं पर रुके। टू प्रोड्यूस सिंपल एंड मीनिंगफुल सेंटेंस आता है। उसके बाद आपके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सेकेंडरी लैंग्वेज लेवल में जो मेन उद्देश्य होता है, इसमें हमें ये बोलें कि इंग्लिश अगर हम बोल रहे हैं तो फ्लुएंटली बोलें, जैसे हम अटक कटक कर नहीं, बल्कि हमें एकदम परफेक्टली बोलना है। ये एक मेन उद्देश्य आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इन द सेंस, जैसे हम यहाँ पे कहेंगे कि जैसे ये वाला है, टू मेक देम फेमिलियर विद ग्रामेटिकल रूल्स एंड स्ट्रक्चर। ग्रामेटिकल रूल एंड स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बच्चा यहाँ पे एनालाइज कर सके, जैसे वर्ब कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, उसके लिए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर सिखाने के लिए बच्चों को बताया जाता है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इसी तरीके से लैंग्वेज को इतना सिखा देना जिससे बच्चा अपने कोई भी तरीके की प्रोज हो गया और सही तरीके की कहाँ पे पंक्चुएशन, आइडम, फ्रेजेस, ये सब यूज़ करनी होती है, इसका यूज़ बच्चे को आना चाहिए। और बच्चे को सेकेंडरी लेवल पे कम से कम 2500 वोकेबलरी एक्वायर, का मतलब कि सेकेंडरी लेवल पर बच्चे को कम से कम 2500 वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं, इसके लायक बनाना होता है। ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक। और उसके लिए बच्चा करेक्ट पंक्चुएशन, आइडम, फ्रेजेस का, आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, इसको सिखाने का काम सेकेंडरी लेवल में होता है, ठीक है। टू राइट नीटली ऑन करेक्टली एट अ रीजनेबल स्पीड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सही स्पीड में बच्चा किस तरीके से, सही तरीके से उसे लिखना है और सही शब्द लिखना है और साफ शब्द लिखना है, साफ सुथरे शब्द, ठीक। तो बच्चों को ये रियलाइज़ कराना है कि इंग्लिश आगे जाकर, यानी इंग्लिश की जो वैल्यू है वो आगे जाकर कितनी है, और अगर आपको नौकरी करनी है और अच्छे से पानी है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है आज के टाइम पे इंग्लिश में, क्योंकि आज भी अगर किसी को कहीं पे जॉब लेनी होती है तो इंग्लिश ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लैंग्वेज प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी लेवल में यही चीज़ सिखाई जाती है कि जॉब पाने के लिए इंटरव्यू भी इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश को भी एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे दिया जाता है। तो मेन पॉइंट यही है कि ग्रामर का जो होल ओवर फुल स्ट्रक्चर है, वो नॉलेज का जो है वो बच्चे के सेकेंडरी लेवल पर ही दी जाती है, फर्स्ट लेवल पर नहीं होती। बच्चों को सिर्फ बेसिक बताया जाता है कि कहाँ पे क्या शब्द है। सेकेंडरी लेवल में जाके बच्चों को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी कि ओवर इसका स्ट्रक्चर बताया जाता है। आर्टिकल है तो कहाँ ए एन दा का प्रयोग होता है। बच्चों को सिर्फ प्राइमरी लेवल में आर्टिकल पढ़ा रहे हैं तो ए और एन तो डायरेक्ट बता देते हैं कि वॉवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो बच्चा इसे कर लेता है। बट सेकेंडरी में इसको और अच्छे से करते हैं, तो बच्चा अपने वर्ड को अच्छे से खुद प्रोनाउंस कर सके, जिससे सामने वाला उसे डिकोड करे, यानी कि उसे अच्छे से समझ सके। ये होता है सेकेंडरी लेवल का, ठीक है। और बच्चा सेकेंडरी लेवल में फ्लुएंटली बोले, यानी फ्लुएंटली का मतलब तेज तेज बोले, अच्छे से समझे, उसे बोल सके। तो ये होता है सेकेंडरी लेवल और प्राइमरी लेवल के टीचिंग का मेन उद्देश्य। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है टीचिंग ऑफ फ्रोज, जो कि नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप लोग कह सकते हैं, जो कि आज के टॉपिक में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। टीचिंग ऑफ फ्रोज क्या होता है? टीचिंग ऑफ फ्रोज में पहला जो कि आप मीनिंग लिखेंगे, द वर्ड फ्रोज हैज़ बिन डिराइव, आपका लैटिन वर्ड से आया है जो कि है फ्रोजा या फिर फ्रोजा ओरिएटो, ठीक है। आप फ्रोजा भी याद कर सकते हैं। इसका सिंपल मतलब क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कर्स, ठीक। तो फ्रोज जो है आपका लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब क्या है कि अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, यानी कि अपनी बात
को किसी बात को क्या करना है, सीधे सीधे रूप में कह देना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कोर्स का मतलब कि अपनी कोई भी बात है उसे सीधा सीधा कहना, ठीक है। फ्रोज इन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, फ्रोज जो है वो आपके लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पहलू या पक्ष माना जाता है, जिसके अंदर हम लोग ऐसे हो, ड्रामाज हो या फिर हमारी बायोग्राफीज़ हैं, ये सब लिखी जाती हैं। ये सारे फ्रोज के रूप में लिखे जाते हैं। जो ये ऐसे और ड्रामा या बायोग्राफीज़ होती हैं, ये सब किसके रूप में लिखी जाती हैं, आपके फ्रोज के रूप में लिखी जाती हैं। और ये साथ साथ ही आपके लैंग्वेज स्किल को भी क्या करती है, डेवलप करती है। इट डेवलप लैंग्वेज स्किल, चाहे वो आपकी लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, रीडिंग हो या फिर राइटिंग हो, जिसे हम शॉर्ट में LSRW कहते हैं। तो इसको भी वो क्या करती है, डेवलप करती है। चारों जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है, ये डेवलप करने का काम करती है। क्या, आपकी बेसिक लैंग्वेज को डेवलप करने का काम क्या करती है, चारे लैंग्वेज यहाँ पर काम करती है। फ्रोज कॉमनली, ये जो फ्रोज हैं वो कॉमनली कहाँ पे यूज़ होते हैं, आपके न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में यूज़ होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फ्रोज कॉमनली यूज्ड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंसाइक्लोपीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री और मैनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो फ्रोज होती हैं वो हमारे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स, इन सारी चीज़ों में भी यूज़ की जाती है, अलग अलग कम्युनिकेशन के फॉर्म में। मेन एम जो होता है वो हमारी टीचिंग फ्रोज का वो होता है कि हम यहाँ पे अपनी वोकेबलरी को इनलार्ज कर सकें। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जो हमारे सेंटेंस का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं टू ग्रैस्प द आइडिया ऑफ द ऑथर, और ऑथर के जो आइडियाज़ होते हैं उसको अच्छे से ग्रैस्प कर सकें, उसको अच्छे से पकड़ सकें, समझ सकें। वो होता है हमारा टीचिंग फ्रोज का मेन उद्देश्य। अब यहाँ पे हम लोग अपने उद्देश्य देखेंगे, अलग अलग पॉइंट यहाँ पर आएंगे जो कि हमारे जनरल और स्पेसिफिक एम होते हैं हमारे टीचिंग के एम में। जनरल एम ऑफ टीचिंग फ्रोज में पहला है टू अनेबल द स्टूडेंट टू रीड अलाउड द फ्रोज लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड पॉज। जर्नल नेम ऑफ टीचिंग फ्रोज का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट को वो इनेबल कराना है कि वो जो है फ्रोज को क्या करे, तेज़ी से पढ़े, यानी कि जोर जोर से बोल के पढ़ना है। विद जोर से पढ़ने के ऊपर आपने देखा होगा काफ़ी अलग यहाँ पे बच्चे प्रोनाउंसिएशन हम वर्ड्स को गलत कर देते हैं। तो टीचिंग फ्रोज का जो मेन उद्देश्य जर्नल होता है वो होता है बच्चों को जोर से हर चीज़ को पढ़ाना, तेज तेज से बोल सके और उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सके। उसको ऐसा नहीं है कि उस वर्ड पे स्ट्रेस डाल के पढ़े, एकदम फ्लुएंटली बोलना है। इंटोनेशन और पॉज, कहाँ पर उन्हें रुक कर बोलना है, किस तरीके से उन्हें रुक पॉज लेना है, कहाँ पर इंटोनेशन का यूज़ करना है, उस चीज़ का बच्चों को यहाँ पे ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा जब जोर से बोलता है तो इन सारी चीज़ों का भी उसे यहाँ पर ख्याल रखना है, ठीक है। इंटोनेशन का मतलब आवाज़ में कहाँ पर उतार चढ़ाव रखना है, इसको कहते हैं इंटोनेशन। जैसे हमें पता है कि अगर कोई बहुत इंसान एंग्री है तो हम बोलेंगे उस तरीके से उसको वहाँ पे शो करना है। ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस को नॉर्मली पढ़ दिया, पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या बोलना चाहता है, किस वे में बोलना चाहता है। तो एक करेक्ट फ्रोज में अच्छे तरीके से उसका पढ़ने का तरीका यही है टू इनेबल द स्टूडेंट टू कॉम्प्रीहेंड द थॉट, बच्चे के थॉट को कॉम्प्रीहेंड कर सके। आइडियाज़ कंटेंट द पैसेज, यानी कि जो आप ये कह सकते हैं कि पैसेज का जो मेन आइडिया है उसको किस तरीके से बच्चा यहाँ पे पैसेज पे जो मेन आइडिया उसको कैसे कंटेन कर सके, क्या उसके थॉट्स हैं वो उसको बता सके। ये होता है आपका इनेबल करना है बच्चों को, ठीक है। बच्चे के थॉट्स उसको समझना, कॉम्प्रीहेंड द थॉट, किसके, उसके आइडियाज़, पैसेज के जो मेन आइडियाज़ और थॉट्स हैं उसको अच्छे से समझ सके। टू एनरिच देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी, पैसिव और एक्टिव दोनों तरीके की वोकेबलरी को क्या करे, वो बढ़ा सके। और टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग, और उसके जो बच्चा जो है वो अपने रीडिंग में इंटरेस्ट को डेवलप कर सके। तो ये उसके मेन है। जनरल लेब के ऐसे कंटिन्यू पॉइंट है टू इनेबल देम टू राइट करेक्टली, इनेबल देम टू राइट करेक्टली, जिससे कि बच्चा हर चीज़ को सही तरीके से लिखे। ऐसा नहीं है, इनेबल करने का मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि बच्चा हर चीज़ को उस तरीके से सक्षम हो सके। इनेबल का मतलब क्या होता है, सक्षम होना, कि बच्चा कोई भी शब्द यहाँ पर लिख रहा है तो उसके लिए वो सक्षम हो कि हर एक शब्द को सही तरीके से लिख पाए बिना देखे भी। टू इनेबल द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर आइडिया, वो अपने आइडियाज़ को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, चाहे वो जो भी ओरली है, पैसेज में ओरली, चाहे फिर वो राइटिंग, दोनों के थ्रू, ठीक है। पैसेज में जो मेन उनका कंटेंट है उसको अच्छे से समझ के जो उसके आइडियाज़ हैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सके ओरली, चाहे बोल कर चाहे लिखने में। टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग, और उनके
सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई है। टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द पैसेज ओरली एंड इन राइटिंग टू डेवलप देयर इमेजिनेटिव पावर। और यहाँ पर क्या है कि बच्चे की इमेजिनेटिव पावर को क्या करता है यहाँ पे डेवलप करता है। तो ये कुछ यहाँ पर आपके जर्नल एम है टीचिंग फ्रोज के। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रोज, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है। टाइप ऑफ फ्रोज अगर मैं देखूँगी यहाँ पे, पहला आता है आपका शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल हो गया, नोवेला हो गया, फोक टेल्स हो गई। फोक टेल्स में जैसे आपके लीजेंड, फेबल, पैराबल, अलग अलग तरीके की फोक टेल्स होती हैं, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। फर्स्टली अगर ये दो तरीके की टाइप्स ऑफ फ्रोज जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दो तरीके की फ्रोज होती है। पहली होती है फिक्शन और दूसरी कौन सी होती है, नॉन फिक्शन। फिक्शन में आपकी ये वाली आती है, नॉन फिक्शन में आपकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, शॉर्ट वाले में पहले बात कर लेते हैं। शॉर्ट छोटी छोटी कहानियाँ के तरीके से बताया गया होता है, नॉवेल लिखी गई होती है, ठीक, नॉवेला होती है। फोकटेल में जैसे आपके हर तरीके की, चाहे वो लीजेंड या फिर फेबल या पैरेबल, अलग अलग तरीके की फोकटेल या फिर कह सकते हैं जो लोक कथाएँ होती हैं, ठीक है, वो आती हैं आपकी, ठीक, लोक कथा कह सकते हैं आप लोग। जो लोक कथाएँ होती हैं वो फिक्शन में आ जाती हैं। और नॉन फिक्शन में आपकी बायोग्राफी आ जाती है। बायोग्राफी में जैसे कि आप सबको पता ही है कि बायोग्राफी में जो एक इंसान होता है अपने किसी भी पर्सन के हिस्ट्री के बारे में लिखता है, ठीक है। किसी भी इंसान से अगर आप लोग कोई भी यहाँ पे मोटिवेट होते हैं तो वो उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखता है कि हाँ आपको बताना है कि वो कौन था, कौन कौन कैसा था, तो वो होती है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में इसका वो उल्टा होता है। ऑटोबायोग्राफी में यानी खुद के बारे में लिखना, अपनी खुद की लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखना, डायरी लिखना जिसे हम कहते हैं आज के टाइम पे कि हमारा डे बाय डे कैसे, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, ठीक है। हिस्ट्री हो गई, लेटर हो गया, डायरी हो गई या फिर जर्नल हो गया, ये सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं, ये नॉन फिक्शन होते हैं, ठीक। तो नॉवेल, सिंपल सी बात ये आपको बता देती हूँ, नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है। नॉवेल का अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी तो नॉवेल जो होती है वो एक लॉन्ग नरेशन होती है, यानी कि एक लंबी सी होती है जिसमें डिटेल स्टडी की जाती है। बट शॉर्ट स्टोरी में ऐसा नहीं होता, ये शॉर्ट नरेशन टाइप आप कह सकते हैं। इसमें शॉर्ट डिटेल स्टडी होती है, ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे हमारा एस्से भी आ जाता है। अब एस्से में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे एस्से आपके चाहे तो फिलोसफिकल होते हैं, हिस्टोरिकल भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं। इसी तरीके के ऐसे भी आपको एक फ्रोज का एक पार्ट माना जाता है। अब चाहे वो फिलोसफिकल तरीके से लिखा हो, चाहे फिर आपके हिस्टोरिकल हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पर्सनल तरीका हो, ये भी आपके फिक्शनल में ही आ जाता है, ठीक है। और ड्रामा भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा। ड्रामे के अंदर आप लोग ये कह सकते हैं कि फिक्शन के रूप में ऑडियंस के सामने किस तरीके से प्ले करना है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे ऑडियंस के सामने प्ले करता है। जैसे आपका दशहरा देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे इंक्लूड हो जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ आपके क्या हो जाएंगे, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोज हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ अलग से आपके स्पेसिफिक एम क्या है, किसके, आपके स्पेसिफिक एम आते हैं टीचिंग फ्रोज के। तो टीचिंग फ्रोज के जो मेन आपके स्पेसिफिक चेंज ये है, पहला जो आता है द स्पेसिफिक एम टू फ्रोज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। हल अलग अलग, चाहे वो आपकी बायोग्राफी हो, प्ले हो, स्टोरी हो, ऐसे इन सब के अलग अलग अकॉर्डिंग ही, सॉरी, इन सब के अलग मैटर के अकॉर्डिंग ही हर एक सब्जेक्ट के फोर्स यहाँ पे जो होते हैं उनके एम यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। जैसे पहला हम लोग देखेंगे तो स्टोरी आता है, ठीक। स्टोरी मतलब एक छोटी नॉवेल, ठीक है। जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम स्टोरी समझ में आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर हम कोई भी कहानी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें उसे समझ में आनी चाहिए। और स्टोरी का एक मोरल क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। उसके कौन कौन से करेक्टर्स उसमें हैं ये अपने आप में बच्चा उसमें ढाल सके, इमेजिन कर सके, अच्छा ये वाला करेक्टर ये है। तो इसमें स्टूडेंट की जो इमेजिनेशन पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये आपकी किस में आ जाती है, आप कह सकते हैं स्टोरी में। ये बात आपको याद रखना है कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं। एस्से बता दिया, एस्से जो होता है वर्क ऑन फ्रोज आर्ट। तो एस्से में क्या होता है, एस्से इसमें स्टूडेंट की नॉलेज इन्हांस होगी, ठीक है, वर्क ऑन फ्रोज आर्ट। अब बच्चे की इसमें क्या होगी, नॉलेज इन्हांस होती है। एस्से के विषय के बारे में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा क्यूरियस बनाने के लिए लिखा जाता है कि बच्चों में क्या हो, क्यूरियस यानी उत्सुकता बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, एस्से राइटिंग में स्टाइल को परिचित कराना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आइडिया को सिस्टमेटिक तरीके से इनेबल करना, जो भी हमारे यहाँ पे विचार हैं उसको सही तरीके से यहाँ पे इनेबल करना है, एस्से के पार्ट में आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे, या फिर जैसे मैंने आपको ऐसे बताया भी है कि ऐसे आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसी तरीके के ऐसे का एक फ्रोज का एक पार्ट माना जाता है। फिर आता है प्ले।
प्ले क्या होता है, फिक्शन और फैक्ट इन अ फॉर्म दैट कुड बी एक्टेड बिफोर एन ऑडियंस। जैसे मैंने आपको बताया कि प्ले में भी एक पार्ट वही आ जाता है कि हमारी कोई भी हमारी परफॉर्मेंस होती है, चाहे वो फिक्शनल हो या फिर फैक्ट, दोनों कोई सी भी हो, ठीक है। तो ये हमारे फैक्ट के बारे में बात करता है, या फिर हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि हम ऑडियंस के बारे में परफॉर्मेंस करते हैं, उनके सामने हम परफॉर्मेंस करते हैं, और उसी को हम प्ले या ड्रामा भी कह देते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा प्ले या फिर कोई भी ऐसा ड्रामा, चाहे वो फिक्शन तरीके का हो या फैक्ट तरीके का हो, जो हम ऑडियंस के सामने प्ले करते हैं, ठीक है, वो होता है आपका प्ले। नेक्स्ट आता है बायोग्राफी। बायोग्राफी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसमें बायोग्राफी की बात करें तो बायो होता है, बायो इन द सेंस किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में हम हिस्ट्री लिखते हैं, या फिर ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि उसके पूरे जीवन की गाथाएं होती हैं, उसके बारे में होती है बायोग्राफी। कंपोजिशन, कंपोजिशन एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, इसमें हम कह सकते हैं कंपोजिशन को हम आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, ठीक है, आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक। इसमें हम अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं, किसमें, कंपोजिशन में। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, सेल्फ रिटन बायोग्राफी, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो बायोग्राफी होती है जो इंसान के खुद लिखी हो और उस अपने बारे में लिखता है, जिससे अपने अचीवमेंट क्या किए हैं उसने, क्या क्या कैसे कैसे उसने किया एक्सेट्रा, ये सारी बातें वो उसके अंदर लिखता है, वो क्या होती हैं, आपकी ऑटोबायोग्राफी। ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये आपके स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग प्रोज में आ जाएंगे कि वो हर एक प्रोज में जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट के मैटर पर डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया स्टोरी, ये सारे। तो आप चाहें तो इस तरीके से ही अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं किस तरीके का, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि टीचिंग प्रोज लेसन का प्रोसीजर पूछा जाएगा तब आप कैसे लिखेंगे। पहला आता है डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव, जो कि दो तरीके से होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव जो कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और स्पेसिफिक आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका अलग अलग तरीके से पॉइंट है। तो प्रोसीजर का, जैसे कि पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, प्रोसीजर ऑफ टीचिंग फ्रोज में क्या होता है कि इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों को फ्रोज की नॉलेज हम दे सकते हैं। तो ये होता है आपका प्रोसीजर, ठीक है। तो हम पहला देंगे डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस हमारा मेन एम क्या होता है कि इससे हम ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन कैसे करेंगे, यानी हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि इसमें हम जनरल ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो क्या हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा मेन है हम उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इससे बच्चों को हम क्या नॉलेज दे रहे हैं। और दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, जिसमें हम टॉपिक की बात करते हैं। तो ये बात याद रखना है कि हम कोई भी ऑब्जेक्टिव, हमारे मेन उद्देश्य जो होता है उसको डिटरमाइन दो तरीके से होता है, जनरल और स्पेसिफिक। हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर हम कौन से टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर हमारे चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जिसमें पहला आता है आपका मटेरियल एड। मटेरियल एड के अंदर इसमें टीचर डिफरेंट मटेरियल एड का यूज़ करेगा, जिससे वह जो भी चैप्टर को पढ़ा रहा है उसमें बच्चा इंटरेस्ट मतलब पढ़ सके, यहाँ पर बच्चे को इंटरेस्ट को लंबे समय से बना सके। तो टीचर क्या करेगा, अलग अलग तरीके के यहाँ पे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करेगा, और पार्ट को या फिर कोई भी लेसन को आसानी से बच्चा पढ़ सके और उसमें इंजॉय कर पाए, और साथ ही बच्चा उसको अच्छे से उस चैप्टर को समझने के लिए क्या हो सके, इनेबल हो सके। और टीचर मटेरियल एड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, बच्चों को उस चैप्टर को अच्छे से समझाने के लिए सक्षम बना सकती है। दूसरा आता है आपका प्रीवियस नॉलेज। तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को एक प्रोज को समझने के लिए प्रीवियस नॉलेज का मतलब कि इसमें जो है वो टीचर स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज, जो टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों की यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करेंगे, जिससे क्या करा कि स्टूडेंट के पास कितना उस चीज़ को लेकर क्या क्या नॉलेज है, ठीक है, ताकि टीचर अपने पिछले ज्ञान को, बच्चा क्या करता है कि उसे पिछले ज्ञान को पसंद करे और उसको नया ज्ञान दे सके। टीचर इससे क्या करेगा, बच्चे की जो भी यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज को उसको इकट्ठा करेगा, एंड देन क्या करेगा, वो आगे की ज्ञान से उसको कनेक्ट करेगा। जो बच्चे के पहले से ही कोई चीज़ की नॉलेज है,
ठीक है, पहले से उस पार्ट को पढ़ने का कितना ज्ञान है, ये चीज़ पहले टीचर देखता है, प्रीवियस नॉलेज पे पहले फोकस करेगा। ऐसे नहीं है कि अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे, जैसे मैंने बताया कि हमने कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया, हमने पता है कि आज हमें इंग्लिश पढ़ानी है, इंग्लिश के अंदर हम लोग को टॉपिक पढ़ाना है लैंग्वेज, तो अगर हम क्या करेंगे, हमारा मेन उद्देश्य है कि हम किस तरीके से उस टॉपिक को पढ़ाएं, प्रीवियस नॉलेज बच्चों को कितनी है, लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके से कितने टाइप्स की होती हैं, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, पहले हम बच्चों से पूछेंगे। उसके बाद टीचर बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को लेकर फिर नए नॉलेज के साथ यानी नया ज्ञान में उसको जोड़ती जाएगी। फिर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर यानी इंट्रोडक्शन तो सबसे मेन पर्पस आप लोग इसे कह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मेन पर्पस क्यों होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मेन पर्पस ये होता है कि टीचर का स्टूडेंट को पास्ट नॉलेज में जागरूक किया जाता है और न्यू सब्जेक्ट की और उसे अट्रैक्ट किया जाता है। इसलिए टीचर पहले छात्रों से पहले उसका प्रीवियस नॉलेज का पूरा यहाँ पे प्रशिक्षण करती है, उसके बाद उससे प्रश्न पूछती है, ठीक है, और इस तरीके से इंटरेक्ट करती है। स्टेटमेंट ऑफ एम आता है। स्टेटमेंट ऑफ एम का मतलब क्या है कि स्टूडेंट के सामने एक मेन आप कह सकते हैं ओवरऑल एक क्लियर उनका एम क्या है उनका वो होना चाहिए, ताकि वह उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश करें। जैसे हमें पता है कि कोई भी बच्चे को अगर पता है कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है, अगर किसी को यूपीएससी नीट कोई सा भी एग्ज़ाम लेना है, तो अगर बच्चे के यहाँ पे खुद के एम पता होगा, ठीक है, तो अगर बच्चे के खुद का यहाँ पे एक क्लियरिटी होगी कि उसको लाइफ में किस तरीके से बनना है, तो वो उसको पाने के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करेगा, कोशिश कर सकता है। तो इसलिए टीचर का मेन उद्देश्य क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एम में यही आएगा कि बच्चे के शिक्षक इसलिए उसका मेन उद्देश्य बताना होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ एम के अंदर ये पॉइंट आ जाते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि होता है आपका प्रेजेंटेशन लर्निंग एक्सपीरियंस। और इस पॉइंट के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक लेसन प्लान का मुख्य पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी लेसन प्लान यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, ठीक है, हम लोग जब लेसन प्लान आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अभी नहीं भी बनाया होगा, जिनमें स्टूडेंट ने बना लिया उसके अंदर ये पॉइंट होते भी हैं, ठीक है। तो लेसन प्लान का एक मेन पॉइंट कह सकते हैं, जो भी लेसन को काफ़ी इंटरेस्टिंग और एफिशिएंट बनाने के लिए स्टूडेंट के सामने लेसन्स को एक या उससे अधिक यूनिट में पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक लेसन है उसको एक ही बार में पढ़ा दिया, नहीं, उसको अलग अलग छोटी छोटी यूनिट में पढ़ाएंगे तो उससे बच्चा जल्दी सीखेगा। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे कोई भी चैप्टर हो या फिर लेसन होगा, अगर वो छोटा होगा तो केवल बच्चा 1 यूनिट बनाई जानी चाहिए। तो याद रखना, कोई भी लेसन हो तो यूनिट में बांट दो, एक एक यूनिट बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो लेसन प्लान का मेन पार्ट यही होता है कि अगर किसी भी चैप्टर को अच्छे से इंटरेस्टिंग और एफिशिएंट बनाना है तो उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांट देनी चाहिए। पहला जैसे मॉडल रीडिंग होती है। मॉडल रीडिंग कैसे आपके डिवाइड होगी, जैसे कि मॉडल रीडिंग में टीचर द्वारा दी जाती है। याद रखना, मॉडल रीडिंग में ये किसके द्वारा दी जाती है, टीचर के द्वारा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, इसका मेन उद्देश्य आप ये कह सकते हैं कि छात्रों को पढ़ाने का सही तरीका जानने में इनेबल बनाना है, तो इसलिए टीचर को सही प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करना है, इंटोनेशन के साथ पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और पढ़ाते समय उसे स्वयं को मतलब खुद को पूरी तरीके से बुक को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक को ही पढ़ रहे हैं, बल्कि उन्हें छात्रों पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। तो मॉडल रीडिंग जो होती है वो टीचिंग यानी कि टीचर पे ही डिपेंड होती है। जो टीचर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो ऐसा नहीं कि खुद ही कर ले रही है, नहीं, बल्कि यहाँ पे उसको पूरा ओवरऑल बच्चों पर भी ध्यान देकर फिर आगे मॉडल रीडिंग करनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल की बात बोलूँ तो ये लाउड रीडिंग करने से पहले प्रोनाउंस यानी उच्चारण अभ्यास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाउड रीडिंग कर दी, बल्कि बच्चों से होना चाहिए जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके बीच में जो बड़े बड़े शब्द आएंगे उसको किस तरीके से यहाँ पे प्रोनाउंस किया जाएगा उसकी भी यहाँ पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से हम कोई भी वर्ड का अगर कोई भी ऐसा उच्चारण है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो उसके लिए शब्दों को सिलेक्शन सही आधार पर हो, ठीक है। और बच्चा अगर सही से सिलेक्शन नहीं कर पाएगा कि कौन सा शब्द कितना कठिन है, तो उसके अर्थ के आधार पर नहीं बल्कि स्टूडेंट के द्वारा होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर ने अपने अकॉर्डिंग बता दिया कि हाँ ये वाली चीज़ है, या फिर जो कोई टीचर को नहीं पता, नहीं। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में बच्चों को लाउड रीडिंग करवानी है, जोर जोर से पढ़ाने के लिए बोलना है। तो सबसे पहले बच्चों को जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो भी बच्चों को खुद चुनने देना है कि उसको कौन सा शब्द नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्रेजेंटेशन लर्निंग एक्सपीरियंस का एक पार्ट। उसके बाद होता है लाउड रीडिंग और इमिटेशन। इमिटेशन जो होता है नकल करके जैसे होता है ना, मैम पढ़ रही है उसको पीछे से दोहरा रहे हैं, तो लाउड रीडिंग में भी यही है। तो लाउड रीडिंग जो होती है वो किसके द्वारा होनी चाहिए, स्टूडेंट के द्वारा होनी चाहिए, और 2 से 3 छात्रों को जोर जोर से पढ़ने के लिए कहना चाहिए, ठीक, जो कि बाकी
अदर स्टूडेंट हैं उनको बोलो कि वो बुक को पढ़ें, उसको फॉलो करें। जैसे कि हमारे टाइम पर भी होता था, आप लोग ने भी पढ़ा होगा, 2-3 बच्चों को मैम खड़ा कर देती हैं और आपकी देखा होता होगा कि एक रिया हो गई, फिर एक श्याम का लाइन पढ़ रहा है, ठीक, तो कोई एक बच्चा होकर पढ़ रहा है, तो एक ही साथ 3 बच्चे रीडिंग करते हैं, बाकी जितने स्टूडेंट होते हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं और बाकी सुनते हैं। तो पढ़ने के बाद जो प्रोनाउंसिएशन में जो बच्चों की गलती होती है उसको ठीक की जानी चाहिए कि नहीं, इस वाले वर्ड को इस तरीके से नहीं पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाउड रीडिंग में कि बच्चे के यहाँ पर प्रॉपर पोस्चर पर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो खड़ा है वो एक सही तरीके से खड़ा होना चाहिए। ये भी एक मैनर्स बच्चों को सिखानी है। साइलेंट रीडिंग जैसे कि हमें पता है ये भी किसके द्वारा होगी, बच्चे के द्वारा ही होगी, बट इसका मेन उद्देश्य यहाँ पर ये होता है पहला कि छात्रों को चुपचाप पढ़ने के लिए सक्षम बनाने के लिए। चुपचाप यानी कि ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं और पता चले आवाज़ें आ रही हैं या फिर वो पढ़ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं। पूरी तरीके से यहाँ पे ओवरऑल जो हमारी क्लास है वो एकदम शांत होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट का यहाँ पे पोस्चर यानी कि वो किस तरीके से बैठे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। खड़े हो चाहे बैठे, दोनों में यहाँ पर बॉडी पोस्चर यानी कि बच्चे के बैठने और खड़े होने का भी तरीका यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट की बात बोलूँ तो इसमें टीचर्स जो होता है वो बच्चों के लिए साइलेंट रीडिंग का एक एम देगी। साइलेंट रीडिंग कैसे होगी, कितने देर तक आपको कहाँ तक पढ़ना है। जैसे हम साइलेंट रीडिंग बोलते हैं, मैम बोलेंगे 5 मिनट है, एक पैराग्राफ हो जाए तो तुरंत बता देना, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। अब आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में क्या होगा, अब साइलेंट रीडिंग हो गई, काम खत्म। अब उसके बाद क्या होगा कि स्टूडेंट को जो भी पैसेज दिया है उसको टेस्ट लेने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि साइलेंट रीडिंग कर दी चलो बच्चे ने पढ़ लिया, नहीं। बच्चों को बोलेंगे कि आपको ये वाला टॉपिक या फिर ये वाला पैराग्राफ इतना से इतना पढ़ना है, उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, तभी बच्चा साइलेंट रीडिंग अच्छे से करेगा। ये बात तो आपको भी पता है, ठीक है। तो साइलेंट रीडिंग के बाद बच्चों से यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी करे जाने चाहिए। जैसे कि बच्चों की कोई भी शब्द का मतलब पूछ लो या फिर पैसेज का मेन पोर्शन का प्रश्न पूछ लो या फिर कोई भी आइडम फ्रेजेस हो, जैसे हम फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है पूछ कर, ये सब देखने के लिए कि क्या छात्रों को पैसेज अच्छे से समझ में आया, क्या बच्चे ने अच्छे से पैसेज को पढ़ा या फिर उसको वो चीज़ समझ में आ गई। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बच्चों को मेन रेफरेंसेस की ओर ध्यान या फिर उनको आकर्षित करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये सारे बच्चों के यहाँ पे मेन पॉइंट इंक्लूड होने ही चाहिए। तो ये होता है आपका प्रोसीजर ऑफ टीचिंग प्रोज, जो कि आपके डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन और लर्निंग एक्सपीरियंस पे होती है, यानी कि प्रेजेंटेशन पे। तो आपको इन तीनों के पॉइंट लिखने हैं। मैंने इस तरीके से दिखाया, आप एग्जाम में अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हो, इनके अंदर थोड़े थोड़े पॉइंट लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है आपका इसी का चौथा पॉइंट, जो कि आपका आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। अब आपकी लाउड रीडिंग सब कुछ हो गया, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, ब्लैक बोर्ड की बारी भी तो आएगी। इसमें क्या होता है ब्लैक बोर्ड वाले में, इसमें हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक एंट्रीज टू आस्क क्वेश्चन, वर्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ड्रिल। अब अगर मैं इस वाले की बात बोलूँ तो ब्लैक बोर्ड वाले में, तो ब्लैक बोर्ड वर्क में ऑब्वियस सी बात है पूरा जो भी यहाँ पे ओवरऑल किया है उस तरीके से यहाँ पे बच्चों को क्या करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं। जो भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो ब्लैक बोर्ड पे लिखवा सकते हैं, ठीक है। और वर्क फॉर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन ड्रिल का भी बताया कि जो जो उनको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आई हैं प्रोनाउंसिएशन को लेकर, जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, तो उनका मेन पर्पस होना चाहिए जो भी उन्हें कठिनाइयाँ आई हैं लिखने में, बच्चों को समझ में नहीं आया, वो ब्लैक बोर्ड वर्क के द्वारा यहाँ पर कराई जानी चाहिए। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, यानी जो बच्चे ने लाउड रीडिंग करते हुए जो भी उनको डिफरेंट वर्ड ऐसे आए थे, अलग से शब्द आए या फिर कोई ऐसे शब्द जो उनको प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टीज आई थी, उसके लिए बच्चों को यहाँ पे वर्ड्स को यहाँ पे एक तरफ लिखवा के होमवर्क देना चाहिए, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे लिखवाना चाहिए कि कौन कौन से शब्द आपको यहाँ पर आए हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो कि 5th पार्ट है, वो आपका आएगा रिकैप्चुलेशन पे। इसमें होता है कि लेसन को जो भी यहाँ पे चैप्टर पढ़ा है उसको एक या अधिक से यूनिट में बांट देना चाहिए, और उसको जब अलग अलग यूनिट में बांट दिया, जैसे कोई भी एक चैप्टर उसको अगर यहाँ पे 3 यूनिट में डिवाइड कर भी दिया, तो 3 यूनिट में बांटने के बाद उसको रिकैपिचुलेशन होना चाहिए, यानी कि अगर छात्रों ने जो सीखा है वो उसे क्या सीखा है, क्या पढ़ाया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, जो अपनी एजुकेशन को अदर सिचुएशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी उनकी मेन शिक्षा होती है। जैसे हम बच्चों की कोई भी प्रश्नों के कोई भी उत्तर पूछ सकते हैं, ठीक है, वो आपके होने चाहिए, और क्वेश्चंस जो हैं वो सारे पैसेज से ही पढ़ाए गए हों, सभी यूनिट्स के होने चाहिए। जो 3 यूनिट हमने डिवाइड करी हैं उसके बाद हम उससे हर एक यूनिट के सिंगल सिंगल क्वेश्चन बच्चों से हमें पूछना है, और जिससे बच्चा उसे अच्छे से समझ सके, चैप्टर उसे कितने से समझ में आना है, और एट द एंड कहानी का मेन इंसिडेंट क्या है उसका यहाँ पे वर्णन होना चाहिए, वो पूछना है। उसके बाद जो नेक्स्ट और 6th आपका
प्रोसीजर है टीचिंग फ्रोज का, वो है आपका होम असाइनमेंट। तो ऑब्वियसली होम असाइनमेंट का मतलब क्या है कि टू रिमेंबर मीनिंग एंड स्पेलिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, वो वही नए वर्ड है, आपको उसका मीनिंग लिख कर लाना और स्पेलिंग लर्न करके आनी है। जो आपने अभी न्यू वर्ड्स, आपने जो भी हमने यूनिट्स पढ़े हैं, जो भी लेसन पढ़े हैं, उसके फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। होमवर्क हो गया, राइटिंग क्वेश्चन जो हो गया पैसेज का, कि जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर लिख के लाने हैं और समरी लिख के लानी है, और जो भी सिनोनिम है, एंटोनिम्स हैं, वो सब करके लाना है। वो सब हमें टीचर होमवर्क असाइनमेंट में ये सब दे देगा बच्चों को। तो ये सब आपके क्या होते हैं, फ्रोज के जो प्रोसीजर होते हैं। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, जो कि आपके आता है टीचिंग ऑफ पोइट्री। ये सारे लॉन्ग शॉर्ट सब में देखने को मिलेंगे, आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, हर एक सिंगल टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और कोशिश करनी है कि उसको लॉन्ग में अच्छे से प्रिपेयर कर ले। लॉन्ग हो गया तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट तो आप लोग वैसे भी निकालोगे दोस्तों, और इसी से रिलेटेड वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। बाकी के अनदर टॉपिक भी आते हैं, बट लॉन्ग में आप लोग को इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। सबके प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल से ही रिलेटेड पूछा जाता है। लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद आपके पोइट्री या प्रोज क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स आपको बताने होते हैं, एंड देन आपको ओवरऑल उसके बारे में बताना होता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को ब्रीफली में है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि टीचिंग ऑफ पोइट्री क्या होती है, फिर करेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता जान लेंगे, एंड देन प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल भी उसका देख लेते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेता है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों को कि नेक्स्ट वीडियो आपके कौन से टॉपिक पे लाना है। इंग्लिश पेडागोजी मैं आपकी कंप्लीट करवा दूंगी। तो यहाँ पर आपका आता है पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि पोइट्री क्या होती है। पोइट्री इज़ मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ। किससे बनी होती है, पहली होती है लाइफ बिलोंग टू लाइफ, दूसरी एग्जिस्ट फॉर लाइफ। तो इसका मतलब जो हमारी पोइट्री, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कविता, तो वो हमारी किससे बनी होती है, जीवन यानी कि हमारी लाइफ से बनी होती है। जो जीवन से यानी कि हमारी लाइफ से रिलेट होती है और हमारी लाइफ के लिए ही मौजूद होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, पोइट्री। तो पोइट्री इज़ मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ। ठीक है, हमारे लाइफ से रिलेटेड होती है और हमारी लाइफ के लिए मौजूद होती है। जिसका मतलब ये हुआ कि जो पोएट है, जो कि पोएम लिखते हैं, जो कि पोइट्री बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि पोइट्री के ज़रिए ही हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को बहुत आप कह सकते हैं ब्यूटीफुली वे, यानी कि खूबसूरत तरीके से शो कर सकते हैं। तो पोइट्री में देखने से ज़्यादा सुनने पे फोकस किया जाता है, क्योंकि पोइट्री को सुनकर उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपके डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में एलन पोकॉल्स ने पोइट्री को क्या बोला है कि द रिदमेटिकली क्रिएशन ऑफ थॉट। ठीक है, रिदमेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो कि आपका यहाँ पे देखेंगे एलन पो के अकॉर्डिंग, कि अपने विचार जो हमारे होते हैं, जो थॉट्स होते हैं हमारे, वो हम अपने एक रिदम तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एक रिदमिक वे होता है उस, ठीक, उसको उस तरीके से लिखा जाता है। वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि जो पोइट्री होती है वो स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो होती है पावरफुल फीलिंग्स का। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, किसके ज़रिए, पोइट्री के ज़रिए, तो वो क्या होता है आपके पोइट्री। तो उन्होंने पोइट्री की डेफिनेशन बोली। ऐसे शैली ने यहाँ पे डेफिनेशन दी, पोइट्री क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, यानी जो हमारी इमेजिनेशन है, हमारी जो यहाँ पे सोच है, जो हम इमेजिन करते हैं, सोच विचार, उसका एक एक्सप्रेशन माना जाता है पोइट्री का। तो पोइट्री इंग्लिश लिटरेचर का आप ये कह सकते हैं बेस्ट फॉर्म होती है, एक सर्वश्रेष्ठ विद्या कह सकते हैं, जिसके बिना लिटरेचर, ठीक है, वो एक टेस्टलेस और वर्थलेस मानी जाती है। पोइट्री अगर हम देखें तो बिना इंग्लिश लिटरेचर के वो टेस्टलेस भी होती है और आपकी वर्थलेस भी होती है, यानी कि बेकार होती है। तो लिटरेचर होनी ज़रूरी है, और इंग्लिश लिटरेचर ही पोइट्री का एक बेस्ट फॉर्म भी माना जाता है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में पोइट्री जो होती है, इज़ द बेस्ट वर्ड, इज़ देयर बेस्ट रिदमेटिकली ऑर्डर। तो पोइट्री क्या होता है, हमारे एक बेस्ट वर्ड है, हमारे एक बेस्ट रिदमेटिक ऑर्डर, क्योंकि पोइट्री के जरिए हम स्टूडेंट के मन में अगर हम देखें तो पोइट्री के जरिए दोस्तों हमारी मेन विशेषता हम ये कह सकते हैं कि कविता के जरिए हम बच्चों के मन में एक लव क्रिएट कर सकते हैं, यानी इंग्लिश लिटरेचर के द्वारा, इंग्लिश लिटरेचर के प्रति हम बच्चे के मन में लव पैदा कर सकते हैं,
और पोइट्री के ही एक ज़रिए बच्चे के मन में मदद भी करता है कि वो पोएट इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम पोइट्री बच्चों को पढ़ाते हैं, पोएम पोइट्री प्रोज तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे पोइट्री हम बच्चों को अगर जाते हैं कि बच्चों को पोइट्री में कविता में इंटरेस्ट आए तो वो इंग्लिश लिटरेचर के द्वारा ही यहाँ पे सिखाया जा सकता है। तो इंग्लिश लिटरेचर की मदद से ही बच्चों को पोएट में यहाँ पे उसके अंदर लव को क्रिएट किया जा सकता है। ये छात्रों में उसकी समझ को, उसकी इमेजिनेशन पावर डेवलप किया जा सकता है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, पोइट्री क्योंकि देखा जाए तो हमारी लाइफ से बनती है, जो भी एक जीवन से रिलेटेड जो होती है हमारी लाइफ में, जो भी ओवरऑल मिलता जुलता जो भी होता है उससे रिलेटेड ही पोइट्री बनती है और जीवन के लिए वो क्या करता है, एग्जिस्ट भी करती है। इट इज़ म्यूजिकली और मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि एक तरीके से हम देखेंगे कि एक एक इसमें एक रिदम होता है और वर्ड्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, उसे वो राइम होती है। ठीक है, पोइट्री एक स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग और इमोशंस होते हैं। पोइट्री में पावरफुल फीलिंग्स और इमोशंस हैं, जिसमें बहुत तेज़ी से होने वाला, आप ये कह सकते हैं कि इमोशंस का, ठीक है, हमारी फीलिंग्स का और हमारे इमोशंस का बहुत तेज़ी से होने वाला जो प्रवाह है, ठीक है, वो होती है पोइट्री। हमारे लाइफ में जो ओवरऑल जितनी भी फीलिंग्स और इमोशंस है ना, एक पावरफुल बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो उसका बहुत तेज़ी से होने वाला ओवरफ्लो यानी कि प्रवाह है। म्यूजिकली पोइट्री इज थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ फॉर्म, ब्यूटी एंड आइडियाज थॉट। जैसे कि मैंने आपको बताया पोइट्री क्या है, एक वो है ब्यूटी ऑफ फॉर्म। पोइट्री जो होती है, कविता जो होती है, एक तरीके की वो वस्तु है जो कि एक ब्यूटी एक फॉर्म में आती है। ठीक है, ब्यूटी और आइडियाज़ हमारे थॉट्स की जो हमारे जो भी थॉट्स हैं उसकी सुंदरता देखी जाती है, और हमारे विचार्स होते हैं, उसके इमोशंस होते हैं, उसके ऊपर होती है, वो वस्तु मानी जाती है। पोइट्री जो होती है वो 3 चीज़ में होती है। पहले मैंने आपको बताया रिदम में, इमोशंस में और इमेजिनेशन, 3 चीज़ों से, यानी कि उसके 3 या फिर आप पक्ष बोल लीजिए या फिर एस्पेक्ट को हम कह सकते हैं, 3 पहलुओं से होती है वो, रिदम में, इमोशंस में और इमेजिनेशंस में। इमोशंस आपको पता चल गया कि कोई भी पोएट्री जो लिखी जाती है, जो पोएट होता है उसकी यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, इमोशंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, और रिदम वे में वो बनाते हैं, तो बेस्ट रिदमेटिक ऑर्डर इसीलिए बोला जाता है। इट हेल्प इन क्रिएटिंग लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर, और ये मदद क्या करती है, इंग्लिश लिटरेचर के प्रति मदद करती है कि वो लव को क्रिएट कर सके। इट डेवलप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है, इमेजिनेशन को डेवलप करती है, किसके, बच्चों के पावर, इमेजिनेशन पावर जो होती है उसको डेवलप करती है। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, बच्चों के यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए भी मदद करती है। पोइट्री एक मेमोरेबल दैन प्रोज, पोइट्री जो होती है वो काफ़ी यादगार होती है, किसके हिसाब से, प्रोज के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। प्रोज उतना नहीं है जितना पोइट्री है। पोइट इज़ मेड आउट ऑफ लाइफ, जो कि किससे बनी होती है, ज़िंदगी के ऊपर ही है, पूरी लाइफ रिलेटेड होती है, जीवन से संबंधित होती है, बिलोंग टू लाइफ और एग्जिस्ट फॉर लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया कि पोइट्री जो होती है वो जीवन से बनी होती है, जीवन से रिलेट होती है और जीवन के लिए ही मौजूद होती है। इट इनरिच द वोकेबलरी, जो कि हमारी वोकेबलरी को बढ़ाता है, और हमारे और स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टूडेंट की वोकेबलरी और स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, इनरीच करता है, बढ़ाता चला जाता है। तो ये के करेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाते हैं जर्नल्स एम के अंदर, जो कि हमारे 2 तरीके के जर्नल एम होते हैं, जो कि मैंने आपको बोला एग्जाम में आता ही है। पहला होता है आपके प्राइमरी लेवल और दूसरा सेकेंडरी यानी या फिर हायर लेवल भी कह सकते हैं, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। जर्नल एम जो होता है, जर्नल एम का मतलब 2 तरीके के एम होते हैं टीचिंग पोइट्री में, जनरल और स्पेसिफिक एम। जनरल एम में प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल आता है। तो जनरल एम के अंदर स्टूडेंट को प्रॉपर रिदम के साथ कविता सुनाने में सक्षम बनाना, यानी कि कविता को सुनाने में इनेबल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जनरल एम होता है। स्टूडेंट को जो कविता होती है यानी कि जो पोइट्री है उसके लेसन में आनंद लेने के काबिल बनाए, कि बच्चा उस पर इतना अच्छा काम कर ले कि उसको इन्जॉय कर सके पोइट्री को। स्टूडेंट की इमेजिनेशन पावर को यहाँ पर डेवलप करना होता है और बच्चे की इमोशंस को ट्रेंड करना होता है। ठीक है, और जर्नल एम इसका टीचिंग पोइट्री का ये भी है कि कविता को यानी पोइट्री को पढ़ने और लिखने के लिए बच्चे के अंदर यहाँ पर लव को क्या कर सके, डेवलप कर सके, उसमें इंटरेस्ट जगा सके। ठीक है, सेकेंडरी लेवल भी इसमें आएगा। प्राइमरी लेवल में देखें, जैसे मैंने आपको बताया, टू अनेबल द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन। तो बच्चा, हम पोइट्री को इस एम से सिखाते हैं बच्चे को कि बच्चा पोइट्री को एंजॉय करे, उसे क्या कहते हैं, पोइट्री को रिदम के साथ साथ बोलना आ जाए ज़ोर ज़ोर से, और पोइट्री की रीडिंग और राइटिंग को बच्चा यहाँ पे इंटरेस्ट ले सके और उसमें बच्चों को इंटरेस्ट भी आ जाए।
ठीक है, वही सारी चीज़ें आएगी। टू एनेबल द स्टूडेंट टू एंजॉय द रेसिटेशन, बच्चा एंजॉय कर सके, डेवलप कर सके बच्चे के यहाँ पे पावर ऑफ इमेजिनेशन, बच्चों के इमोशंस को ट्रेन कर सके, और बच्चा जो है वो लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने और लिखने के लिए बच्चा जो है अपनी कविता को उससे उसमें उसके लव को डेवलप कर सके। सेकेंडरी लेवल की यहाँ पे मैं बात करूँगी तो सेकेंडरी लेवल में टू एनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द पोएम, यानी बच्चा जो है वो पोएम को एंजॉय करे या पोएम के स्टाइल जो होते हैं, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करे। ठीक, और जितना भी रिदम है या फिर राइमिंग वर्ड्स आती हैं बच्चों को अच्छे से समझ हो उस चीज़ की, क्योंकि पोइट्री की ब्यूटी को अप्रिशिएट करे और पोएम के पीछे के जितने में उसके अपने खुद के जो पोएट है उसके थॉट्स क्या इमेजिनेशन को समझे, जिससे वो पोइट्री को बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। टू एनेबल दैम टू अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन कंटेंट इन द पोएम, जो कि मैंने आपको बताया, बच्चे के थॉट और इमेजिनेशन जो पोएम के जो मेन कंटेंट होते हैं उसको अच्छे से इनेबल कर सके, उस बच्चा उस चीज़ को समझने में सक्षम हो सके। टू अप्रिशिएट करे राइमिंग और रिदम, जो कि पोएम की जो भी स्टाइल्स होती हैं, राइमिंग होती है, रिदम होती है, उसको अप्रिशिएट कर सके कि वाह इस कविता में किस तरीके से किस चीज़ को कैसे यूज़ किया गया है। टू ट्रेन द इमोशंस फीलिंग एंड इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे के यहाँ पे इमोशंस और फीलिंग्स और इमेजिनेशन को यहाँ पे क्या करना है, ट्रेन करना है, डेवलप करना है एस्थेटिक सेंस को। ठीक है, और उसके बाद टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश पोइट्री, तो हायर एजुकेशन या फिर सेकेंडरी लेवल में हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को ये सिखाया गया है कि वो पोएम को प्रेज़ करना सीखें, साथ साथ उसके सब्जेक्ट मैटर को भी प्रेज़ करना सीखें, और इंग्लिश लिटरेचर की और उनको क्या हो इंटरेक्ट कर सके, उनके प्रति बच्चों को यहाँ पर प्यार करना सिखाएं कि हाँ इंग्लिश लिटरेचर में ये सारी चीज़ें भी कितनी अच्छी और अद्भुत मानी जाती हैं। ये सारी चीज़ें भी इसी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपके जर्नल एम के अंदर होते हैं। ये तो आपका हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी। जर्नल एम के बाद सेकंड पॉइंट जो आपका टीचिंग पोइट्री का आता है वो आता है आपका स्पेसिफिक एम क्या होना चाहिए। इन स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग पोइट्री डिफर फ्रॉम पोएम टू पोएम। ठीक है, तो दे डिपेंड लार्जली ऑन सिचुएशन, सीन्स ऑफ फीलिंग और थॉट्स डिपिक्टेड इन द पोएम। तो इसमें बताया स्पेसिफिक एम जो टीचिंग पोइट्री का है वो अलग अलग हो सकता है हर एक पोएम का, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन सी पोएम में कौन सी क्या सिचुएशंस हैं, क्या उनसे सीन्स हैं, फीलिंग्स किस तरीके से हैं, थॉट्स क्या क्या हैं, वो सारे के ऊपर डिपेंड करता है। द स्पेसिफिक एम जो टीचिंग के हैं इंग्लिश के वो ये हैं। पहला आता है टू एनेबल द स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द पोएम, बच्चों को यहाँ पर क्या करना है, अप्रिशिएट करना के लिए सक्षम बनाना है। टू अनेबल द, इनेबल का मतलब याद रखना सक्षम। ठीक, इनेबल द स्टूडेंट टू ग्रेस्प द एक्सक्लूसिव मैसेज दैट द पोएम या फिर पोएट वांट टू कन्वे, बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो पोएम के अंदर या जो पोएट ने यहाँ पर मैसेज कन्वे किया है उसको अच्छे से ग्रास्प कर सके, उसको अच्छे से समझ सके, पकड़ सके। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, अच्छे से समझ सके कि आखिरकार इस पोएम का, कोई भी एक पोएम दे रखी हो, कविता दे रखी हो, कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा, पोएट ने इस कविता को जो लिखा उसका मेन मतलब क्या है। ठीक है, टू कम्युनिकेट द एक्सक्लूसिव मैसेज ऑफ द पोएम टू द स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है टू अनेबल दैम टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड इमेजेस डिपिक्टेड इन द पोएम। तो स्पेसिफिक एम में देखेंगे तो स्टूडेंट को स्पेसिफिक मैसेज ये समझाने में सक्षम बनाने के लिए कि जो कविता यहाँ पे लिखी गई है उसमें बच्चों को क्या करना है, पोएट ने जो यहाँ पे कन्वे किया है उसको अच्छे से ग्रास्प करना, पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है उसको अच्छे से समझने के लिए स्पेसिफिक एम है। और बच्चा उस कविता को अच्छा, मतलब लाइक आप ये कह सकते हो उसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या क्या हो सकते हैं, और उन्हें पोएम में जो बहुत ब्यूटीफुली तरीके से हर चीज़ शो करी गई है, इमेज है, उसको सराहना, ये सब सिखाने के लिए सक्षम बनाना चाहिए, इनेबल करना चाहिए कि क्या क्या ब्यूटी किस तरीके से यहाँ पर दे रखी है। अब आता है कि एम ऑफ टीचिंग पोइट्री डिफरेंट डिफरेंट लेवल में होते हैं, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग लेवल में, तो वो आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो ऊपर मैंने आपको बता दिया था प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी या फिर हायर लेवल आएगा तो आपको कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट लिखने, क्योंकि प्राइमरी लेवल में तो बच्चा अलग होता है, बट सेकेंडरी और हायर लेवल में तो हम लोग ओवरऑल ये भी कह सकते हैं कि बच्चों को यहाँ पर लव, यानी कि बच्चों को इंटरेक्ट कर सके, या फिर बेसिकली आप हायर लेवल में ये भी कह सकते हैं कि बच्चे के मन में इंग्लिश लिटरेचर को लेकर लव को क्रिएट किया जा सके और इमोशंस बच्चे को यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ट्रेन किया जा सके। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके मेथड्स कौन कौन से होते हैं ऑफ टीचिंग को लेकर। बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर मेथड होता है, लेक्चर कम सॉन्ग मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, रिव्यू मेथड हो गया, रिव्यू टेक्निक हो गया, मीनिंग एंड अंडरस्टूड मेथड हो गया, मतलब इसके साथ साथ बच्चों को मीनिंग बनाई
बताई जाती है। क्वेश्चन आंसर टेक्निक हो गई, या फिर एक्सप्लेनेशन टेक्निक या नरेशन टेक्निक, ये सब अलग अलग हैं। एक्शन मेथड सब कुछ आएगा। मेथड होगा कि पोइट्री के क्या क्या तरीके होने चाहिए। लेक्चर मेथड के अकॉर्डिंग बच्चों को समझा सकते हैं। लेक्चर कम सॉन्ग मेथड के, एक होता है ना रिदमेटिक वे में बच्चों को बता दिया, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड के अकॉर्डिंग हम सीख सकते हैं। तो ये सारे मेथड यूज़ होने चाहिए बच्चों के टीचिंग पोइट्री में सीखने के लिए। तो ये सब आप कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन की एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूरत है आप लोगों को अच्छे से समझने की दोस्तों, इसको स्किप नहीं करना है। प्रोसीजर क्या होता है या फिर स्टेप्स क्या होते हैं टीचिंग पोइट्री को पढ़ने का, एक एक तरीका होता है। जैसे हम पहला देखेंगे तो इसमें आता है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव में यानी कि पोयम का एक एम है, जो उसके बिहेवियर होता है उसके संदर्भ में लिखा जाता है, यानी कि क्या उसका बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ लिखा जाता है। पोयम का जो मेन थीम के आधार पर उसके उद्देश्य पोइट्री से पोइट्री डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश टीचर को खुद को पहले परिचित कराना चाहिए, और उसके बाद वो स्टूडेंट को कविता पढ़ाने के लिए जनरल और स्पेसिफिक एम उसको परिचित करना चाहिए। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो पोयम को पढ़ाने से पहले उसके उद्देश्य को अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। ये होता है टीचिंग पोइट्री का मेन ऑब्जेक्टिव, जो कि पहला इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी पोयम को, कोई भी पोइट्री को पढ़ाने से पहले पहले उसको खुद से अच्छे से जान लेना चाहिए, और फिर उससे रिलेटेड बच्चों को जनरल और स्पेसिफिक एम बतानी चाहिए कि कोई भी पोइट्री के क्या सामान्य उद्देश्य हैं और क्या आपके स्पेसिफिक उद्देश्य हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आता है यानी कि टू रियलाइज़ द अबव, हम जैसे कि हमने ऊपर वाले को रियलाइज़ किया कि इंग्लिश टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि वो कविता को पढ़ाने के लिए क्या करे, टीचिंग एड का यहाँ पे यूज़ करे, ठीक है। टीचिंग यहाँ पे मटेरियल एड का यूज़ करने का बहुत बेनिफिट है, बच्चा अच्छे से उसको यूज़ कर सकता है। मटेरियल एड का यूज़ करेगा, यानी कि इंग्लिश टीचर ऐसी होनी चाहिए जो कि मटेरियल एड का सही सिलेक्शन भी होना चाहिए कि कौन सी कविता के लिए कौन से एड्स की यहाँ पे ज़रूरत है। यह पिक्चर को दिखाने वाला चित्र हो सकता है, या फिर कविता में जितने भी डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, उसको समझाने के लिए जो कोई मटेरियल एड की सहायता का वो उपयोग कर सकती है। उसके लिए प्रिपरेशन भी होना चाहिए कि अगर हम कोई पोइट्री पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या स्टेप होना चाहिए। मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि पहले टीचर खुद जान ले उसको अच्छे से कि क्या है पोइट्री का मेन एम, पोइट्री में क्या क्या है। दूसरा प्रिपरेशन कर ले कि बच्चों को किस किस तरीके से कौन से मटेरियल एड को यहाँ पर पढ़ाएगी। प्रोसीजर और स्टेप ऑफ लर्निंग का मतलब ही यहाँ पे जो ये मैं आपको 5 स्टेप बताने वाली हूँ कि ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट या ब्लैक बोर्ड वर्क। इसका मतलब यही है कि जो पोइट्री में टीचिंग के लिए कोई एक समान यूनिफॉर्म मेथड निर्धारित नहीं कर सकते कि हाँ एक पर्टिकुलर यही मेथड है जो यहाँ पे सिलेक्शन है। हर एक कविता को अलग अलग तरीके की हर पर्सनालिटी यहाँ पर जो दी जाती है, हर एक कविता के अलग व्यक्तिगत रूप में माना जाता है। इसलिए एक अच्छे टीचर को क्लास में जाने से पहले एक लेसन प्लानिंग अच्छे से बनानी चाहिए। क्लास में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है कि अगर हम कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए टीचर क्या करता है, लेसन प्लान को बनाता है। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण आप बोल सकते हैं कि क्लास में पढ़ाने से पहले का एक प्रोसेस होता है। तो पोइट्री या फिर कविता पढ़ाते समय टीचर को एक्सप्लेन करने से बचना चाहिए। ये आप बहुत ध्यान रखना है कि एक्सप्लेनेशन नहीं देना, क्योंकि आमतौर पर हमारे जो लैंग्वेज टीचर होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा क्या होता है, टीचर को खुद को लैंग्वेज के द्वारा होना चाहिए, यानी कि बच्चा जो टीचर्स हैं वो पहले खुद इजी वे में बच्चों को कैसे समझा सकता है वो सब है। ऐसा नहीं है कि जाके बस जो चीज़ हमने पढ़ ली उसको डायरेक्ट बता दिया, नहीं, अलग अलग यहाँ पे मेथड यूज़ करके हम बच्चों को समझा सकते हैं। उसी में से ऑब्जेक्टिव और प्रिपरेशन बता दिया कि अलग अलग मटेरियल एड का यूज़ होना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंटेशन भी इसमें आता है, ठीक, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये सारी बातें भी इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे प्रेजेंटेशन में मॉडल रीडिंग अगर इसके अंदर इंक्लूड कर दें, मॉडल रीडिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें जो टीचर्स होते हैं वो पोइट्री को ज़ोर से पढ़ने को पढ़ते हैं, ठीक है, टीचर्स पढ़ते हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं उसके द्वारा मॉडल पढ़ने की एक प्रतिक्रिया में ध्यान से सुनने का निर्देश दिया जाता है कि मैं जोर जोर से पोइट्री को अच्छे से पढ़ रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, जिससे आपको बताना है बाद में क्या कैसे होगा। तो ये प्रेजेंटेशन में आएगा, ठीक है, मॉडल रीडिंग के रूप में बोलते हैं कि टीचर को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो पोइट्री का माध्यम जो होता है एक म्यूज़िक होता है, यानी पोइट्री इज़ म्यूज़िक और सब्जेक्ट मैटर एक इमोशंस होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी। इसलिए शिक्षक जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो कविता को
एकदम केयरफुली पढ़ना चाहिए, जिससे स्टूडेंट को आसानी से कविता जो है वो म्यूज़िकली टोन में वो फॉलो कर सके और वो ईज़िली उसको अच्छे से समझ सके और या फिर याद भी कर सके। ये एक इम्पॉर्टेंट आप रोल कह सकते हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर आपके पॉइंट आएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे जो कि आपके प्रेजेंटेशन में आता है, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है आपके। असाइनमेंट की बात करती हूँ नेक्स्ट। असाइनमेंट यानी कि किसी क्रिएटिव वर्क से रिलेट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी क्रिएटिव वर्क हो रहा है उससे रिलेटेड, कि जो टीचर है वो कविता की लाइंस को याद करने के लिए या फिर जो मेन जो पोइट्री का जो मेन गिस्ट हो सकता है, या गिस्ट इन द सेंस जो कविता का जो सार होता है उसको लिखने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। असाइनमेंट जो होता है वो छात्रों को रेलिवेंट नॉलेज के लिए होना चाहिए, कि बच्चों को एक मेन उतना रेलिवेंट उस चीज़ का, उस पोइट्री का ज्ञान हो, उसके लिए दिया जाना चाहिए। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा उसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट में तो ओवरऑल वही वाली चीज़ है कि पोएम में बच्चों को यहाँ पर क्या हो, होमवर्क अधिक महत्व नहीं देता। पोइट्री में होमवर्क जो है वो ज़्यादा इतना कुछ खास है नहीं। क्यों खास नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि होमवर्क जो है ब्लैक बोर्ड वर्क जो होता है वो इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं है। बच्चों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसी में ध्यान दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि बच्चे के यहाँ पे प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क की मैं बात करती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में जो डिफ़िकल्ट बच्चों को पोएम लगे वो, बाकी इसमें ऐसा कोई फोकस दिया नहीं जाता कि हाँ मेन चीज़ इस पर बच्चों को करी जाती है कि बच्चे किस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे ब्रीफली बताया, आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन में ये सारे वर्ड होते हैं, बच्चों को कैसे। और उसके बाद आता है होम असाइनमेंट, जो किस वाले में भी इंक्लूड होता है। बट अगर मैं बोलूँ तो पोइट्री टीचिंग इज़ नॉट मच ऑफ इम्पॉर्टेंस, यानी कि होम असाइनमेंट जो होता है वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें बच्चों को याद रखने के लिए कहा जाता है, ठीक, मेमोराइज द पोएम और डू सम क्रिएटिव वर्क, और कुछ क्रिएटिव वर्क करने को बोला जाता है। और राइट द गिस्ट, यानी कि पोएम के मेन सार क्या है अपने शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों को स्पेशली यहाँ पर बोला जाए कि तुम्हें इसमें ऐसे ऐसे करना है या फिर इस चीज़ का तुम्हें ख्याल रखना है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। ये होता है आपका होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट पोइट्री के लिए ज़रूरत नहीं है कि बच्चों को दी जाए। एडवांटेजेस देखेंगे टीचिंग पोइट्री की क्या होती है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कि पोइट्री जो है वो हेल्प करती है बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का, यानी कि पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है, सर्वांगीण विकास हमने पढ़ा होगा हिंदी में। अकॉर्डिंग टू एस सुब्रमण्यम, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है द वैल्यू ऑफ टीचिंग पोइट्री इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि टीचिंग पोइट्री की जो वैल्यू है इंग्लिश लैंग्वेज में सेकेंडरी लेवल पे वो इज इनहांस इट लीड टू एन इमेजिनेटिव इंटेलेक्चुअल एस्थेटिक इंट्यूसिव साइड। यानी इसमें यहाँ पे सिंपल सी बात बोली है कि टीचिंग पोइट्री में इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश टीचिंग पोइट्री की जो वैल्यू है सेकेंडरी लेवल में वो ज़्यादा इन्हेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, बोल सकते हैं लार्ज है। ये आप हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट, जो कि हमारी किसी भी प्यूपिल की पर्सनैलिटी को होल राउंड डेवलप करती है, चाहे वो इमोशनली हो, इमेजिनेटिव हो, सोचने का तरीका हो, एस्थेटिक, हर साइड से करती है। इट एनेबल द स्टूडेंट टू एक्वायर नेचुरल स्पीच रिदम थ्रू द रिदम ऑफ पोइट्री। बच्चों को किस चीज़ में सक्षम बनाती है कि वो कोई भी नेचुरल स्पीच को उसको किस तरीके से एक्वायर करना है, उसकी क्या क्या किस तरीके से रिदम होनी चाहिए, उस पोइट्री की उस तरीके का एनेबल बनाता है। पोइट्री एक तरीके की इंजॉयमेंट और प्लेजर होती है। और टीचिंग पोइट्री की एडवांटेज है कि वो हेल्प करती है बच्चे की पावर ऑफ इमेजिनेशन, उसको बढ़ाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पोइट्री बनती है उसी से, इमोशन से, इमेजिनेशन से, जैसे मैंने आपको बताया। पोइट्री एक कैथेड्रिक वैल्यू है जो हेल्प करती है ट्रेनिंग द इमोशंस। रिपीटेशन मैंने आपको बताया, जो कि कुछ पैटर्न होते हैं पोएम के जो कि हेल्प करती है लर्निंग के पैटर्न, सेंटेंस को याद करने में। बहुत सारे वर्ड आपने देखे होंगे पोएम में रिपीट होते ही होते हैं। ये सारी तो चीज़ें हो गई। अब आता है यहाँ पे काफ़ी बच्चों को डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोज और पोइट्री में आखिरकार अंतर क्या होते हैं। अ पोएम कंटेन द सेम एलिमेंट एज अ प्रोज कॉम्पोजिशन, द डिफरेंस बिटवीन टू मस्ट देयरफॉर कंसिस्ट इन अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड, कॉम्बिनेशन वर्ड को कंसिस्ट करता है। दिस इज बिकॉज जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग होते हैं इन दोनों के, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ पोएम मे बी गिव प्लेजर या फिर सिंपली एड होता है मेमोराइज करने के लिए। इस तरीके से अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस देखें, पहला जैसा वाइल प्रोज अपील टू द हेड एंड पोइट्री अपील टू द हार्ट, यानी जो प्रोज होता है वो किससे होता है, यानी यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि अगर हमारी पोइट्री है वो अगर हार्ट से अपील की जाती है, यानी कि जो कविता है वो दिल से होती है, दिल से लिखी जाती है, तो जो प्रोज होती है वो हेड से, यानी कि दिमाग से लिखी जाती है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं
वाइल प्रोज अपील टू द इंटेलेक्ट ओनली, पोइट्री इज़ मोर पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। पोइट्री जो है वो मोर पावरफुल एक्सप्रेशन फॉर्म करती है, बल्कि प्रोज जो है वो एक इंटेलेक्ट करती है, सिर्फ अपील करती है एक दूसरे को इंटरेक्ट करने में। इट अफेक्ट द होल मैन, सेंस, इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। हर एक इंसान के यहाँ पे ओवरऑल इमोशंस की बात करते हैं। प्रोज जो होता है इज मोर साइट देन साउंड, बट पोइट्री इज मोर साउंड देन साइट। अब यहाँ पे क्या बात कि जो प्रोज होती है वो आपकी साउंड से ज़्यादा क्या होती है, साइट होती है, यानी देखने के लिए चीज़ होती है। बट जो पोइट्री होती है वो आपकी साउंड ज़्यादा होती है, देखने वाली चीज़ें कम होती है। मतलब अपील करती है प्रिंसिपली टू ईयर देन आई, ठीक है, आपके सुनने और देखने दोनों चीज़ों के लिए अपील करती है। प्रोज उल्टा है, प्रोज में आपने क्या होता है कि आपके साउंड यानी कि ध्वनि से अधिक सबसे ज़्यादा क्या है, दृश्य है। प्रोज क्या होती है, देखी जाने वाली चीज़। पोइट्री में आपके देखी जाने से अच्छा सुनी जाने चीज़ों में होती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रोज की बात करती हूँ, सॉरी डिफरेंसेस वे, तो यहाँ पर आएगा अनलाइक प्रोज पोइट्री इज नॉट सो मच रीड बट संग। प्रोज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे पोइट्री है वो ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि उसको एक संग करने वाली चीज़ है। इट इज़ नॉट मच सीन बट हर्ड, उसको वो देखी जाने वाली नहीं है बल्कि उसको सुना है। पोइट्री मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोइट्री को सुनी जाती है तो अच्छे से समझ आती है, अब वो चाहे वो म्यूजिकली वे में क्यों ना। पोएट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं म्यूज़िक फॉर एक्सप्रेशन ऑफ हिज आइडिया, अपने आइडियाज़ के द्वारा वो म्यूज़िक का यूज़ करते हैं। इन पोइट्री देयर इज़ अ पिकुलर रिदम, बट प्रोज में ऐसा नहीं होता। पोइट्री में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक रिदम होती है, ठीक है। रिदम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और उसमें नहीं होता। किसमें, आपके प्रोज में कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं होते, कोई भी रिदम नहीं होता। पोयम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लो होता है, हम भी कोई भी कहा मतलब वो कविता पढ़ते हैं तो उसको अपने अपने एक म्यूजिकली वे में यहाँ पे पढ़ते हैं, बट इसमें नहीं होता, प्रोज में नहीं होता। तो यहाँ पे इसने सबसे बड़ा वर्ड बोला है पिकुलर रिदम की बात बोली है, ठीक है। पिकुलर रिदम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अजीबोगरीब यहाँ पे ताल बैठते हैं, बट प्रोज में ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, ब्यूटी ऑफ थॉट, ब्यूटी ऑफ मोड ऑफ फीलिंग्स, ठीक। एक तरीके से क्या होता है, ब्यूटी सुंदरता की बात बोली गई है, भाषा की जो सुंदरता किस तरीके से है, विचार की जो वहाँ पे ब्यूटी है, और फीलिंग्स के जो ब्यूटी ऑफ थॉट्स हैं वो सब बताए गए हैं। प्रोज जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट पोइट्री जो है वो डिलाइट प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रोज में हम लोगों ने यहाँ पे देखा अलग अलग तरीके की यहाँ पे क्या दी गई है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट अगर हम देखें तो पोइट्री हमें खुशियाँ देती है, ठीक है, अलग खुश होने की एक वजह देती है। वाइल प्रोज इज़ फॉर नॉलेज, जैसा हमें पता है कि प्रोज अगर ज्ञान देने के लिए तो ये अप्रिशिएट करने के लिए है। अप्रिशिएशन का मतलब ही वही है। पोइट्री लिखी इसलिए जाती है क्योंकि तीन चीज़ों से मिलके कि वहाँ पे इमोशंस होते हैं, रियल चीज़ पे, ह्यूमन लाइफ पे बेस्ड होती है, इसलिए ये आपके अप्रिशिएशन यानी कि सराहना देने के लिए ही है, ठीक है। पोइट्री आपकी सराहना देने के लिए होती है, और प्रोज जो होती है वो ज्ञान देने के लिए होती है। प्रोज कैन नॉट बी संग, प्रोज को हम लोग गा नहीं सकते बट पढ़ सकते हैं, और पोइट्री को हम लोग रीड नहीं कर सकते, उसे हम संग कर सकते हैं, मतलब गा के म्यूजिक वे में बोल बता सकते हैं। प्रोज इज सीन मेयर, प्रोज इज सीन मेयर, ठीक। और मतलब वो प्रोज को हम कह सकते हैं कि एकमात्र उसे देखा जा सकता है, बट पोइट्री को देखा नहीं जा सकता, सुना जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे ये पार्ट 2 आगे नेक्स्ट वीडियो पे कंटिन्यू करूँगी। होपफुली मैंने कोशिश किया है ब्रीफली मैं बता पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे रोक दे रही हूँ, बहुत टाइम हो गया। और कोई बात नहीं, इसका पार्ट 2 आपको मिल जाएगा, फ्यूचर में अपलोड भी हो जाएगी, तो लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पार्ट 2 से देख लीजिएगा। और यहीं पे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में आपकी ख़त्म कर दूँगी। होपफुली अब वीडियो आपकी बेनिफिट रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट करके बताना है पार्ट 1 आप लोगों को कैसा लगा है। बाकी की बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर की वीडियो की प्लेलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।